हेलो बच्चों, चलो भैया तो रिवीजन पे आ जाएं। लेक्चर 3 रिवीजन चल रहा है लेक्चर 3 का। अब लेक्चर 3 में देखिए पहला चार्ज इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। चार्ज में पहला चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड है, उसका हम लोग रिवीजन कर रहे थे। तो भैया रिवीजन में क्या करेंगे, हल्का हल्का चीज़ों का ओवरव्यू देखेंगे, उदाहरण पे ज़्यादा ध्यान देंगे और फिर नीट PYQ के क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। और जल्दी फटाफट मेरे साथ इसी तरह से रिवीजन कर लो भाई, रिवीजन बहुत ज़रूरी है। लास्ट मोमेंट में रिवीजन बहुत ज़रूरी है। तो NCERT में जो मुख्य मुख्य बातें हैं उनको देखते हुए चलते हैं, ठीक है। बहुत तेज़ी से क्या है रिवीजन करेंगे, ध्यान दीजिए। और हाँ, उदाहरण जरूर लगाओ, एग्जाम्पल जरूर लगाओ, NCERT एग्जाम्पलर का ऑब्जेक्टिव जरूर लगाओ, नीट PYQ का जरूर लगाओ। तो वही काम करना है हमको। चलो आगे चलते हैं। देखिए क्लास 12 चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड लेक्चर 3, ठीक है बेटा। अब आइए, इसमें तो कुछ नहीं है, अब चलते हैं देखते हैं क्या है। NCERT में इसके पहले मैंने आपको रिवाइज कर दिया था। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्या है ये इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में तो भाई सभी लोग परिचित हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, फोर्स पर यूनिट चार्ज को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। ये देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब E इक्वल टू क्या होता है, जो NCERT में लिखा है E इक्वल टू F बाई क्या होता है, Q0 होता है। ये देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। एक ओवरव्यू हम देते जा रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू F बाई Q0। यूनिट क्या होती है, यूनिट डायमेंशन तो सबका ध्यान देना है आप लोगों को, न्यूटन पर कूलम। और इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा क्या होती है, याद रखिएगा, हायर पोटेंशियल से लेके लोअर पोटेंशियल तक दिशा होती है। मतलब ये दिशा होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो होता है हायर पोटेंशियल से लेके लोअर पोटेंशियल तक होता है। E इक्वल टू F बाई क्या होता है, Q होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा पॉजिटिव चार्ज से लेके निगेटिव चार्ज तक होती है। कैसे होती है, पॉजिटिव से निगेटिव तक होती है। अब यहाँ पर ये जो फार्मूला NCERT में दिया है, पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है। आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है। तो मान लो अगर प्लस Q चार्ज है, ये देखो प्लस Q चार्ज है, तो इससे R डिस्टेंस पे यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, अवे फ्रॉम चार्ज होगा। डायरेक्शन देखना। और अगर माइनस Q चार्ज है तो इससे R डिस्टेंस पे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इसकी तरफ होगा। तो उसी का ये वेक्टर फॉर्म दिया है, ध्यान दें। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर R कैप, या यहाँ पे R कैप को चाहें तो वेक्टर R अपॉन R क्यूब भी बना सकते हैं। वेक्टर R अपॉन क्या बना सकते हैं, R क्यूब भी बना सकते हैं। इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो इस पर ये छोटी मोटी बातें लिखी हैं, ज़्यादा बातें नहीं लिखा है। अगले पेज पे देखते हैं क्या है भैया। अगले पेज में भी वही बातों को दिया है कि यहाँ देखिए अभी जो मैंने बोला है कि R कैप क्या है, वेक्टर अपॉन कितना है, मैग्नीट्यूड है। देखिए R कैप क्या है, वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड। और फोर्स का भी वेक्टर फॉर्म दिया है। ये देखिए जिसको मैंने पिछले लेक्चर में बता दिया था। ये देखिए फोर्स का भी क्या है, ये फोर्स का भी वेक्टर फॉर्म दिया है। क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q R स्क्वायर कितना R क्यूब। फिर यहाँ पे देखिए वह जो डिफिनीशन अभी हमने शुरुआत में लिखा है, क्या लिखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स अपॉन क्या होता है, चार्ज। मतलब ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, फोर्स अपॉन कितना है, चार्ज है, ठीक है। इसकी SI यूनिट देखिए दी गई है न्यूटन पर कूलम। क्या दिया गया है, न्यूटन पर कूलम दिया गया है, न्यूटन पर कूलम दिया गया है, ठीक। अब आगे चलते हैं, देखते हैं क्या कर रहा है। यहाँ कर रहा है इसमें अल्टरनेट यूनिट भी एक बोला है, वोल्ट पर मीटर। ये देखिए अल्टरनेट यूनिट क्या है, वोल्ट पर मीटर, जिसको हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, इसको बताया भी है, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए प्लस चार्ज के कारण क्या होता है, बाहर की तरफ होता है। जैसे इसके पहले वाले में देखो इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस चार्ज के कारण, ये प्लस चार्ज के कारण है, तो प्लस चार्ज के कारण देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ निकला है कि नहीं। ये देखिए बाहर की तरफ प्लस चार्ज के कारण निकल रहा है। बातों को समझ रहे हैं ना। देखिए बहुत तेज़ी से जितना NCERT में बातें हैं उसी बातों को भी हम कर रहे हैं, उससे ज़्यादा हम बातें नहीं बताएं। बाकी क्लास में तो पढ़ाते वक्त बहुत एक्सप्लेन किए हैं इन सब चीज़ों को, लेकिन इस समय लास्ट मोमेंट में वही चीज़ें देखिए, और यही देखिए आएगा भी जो NCERT में वही आएगा, NCERT से बाहर आएगा ही नहीं, ठीक। और माइनस चार्ज में देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स कैसे आ रही हैं, ऐसे देखिए। ये देखिए माइनस में इधर की तरफ आ रही हैं, मतलब माइनस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उस चार्ज की टूवर्ड्स आता है, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं, देखते हैं क्या है। फिर कह रहा है यहाँ देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड की परिभाषा वही बताया है कि मतलब Q टेंड्स टू 0, इलेक्ट्रिक फील्ड F बाई कितना होता है, Q। F बाई Q इज द फाइनाइट एंड डिफाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड। उसको क्या करा है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहा जाता है, ठीक है। उसको इलेक्ट्रिक फील्ड हम कहते हैं, ठीक। बाकी और इसमें कुछ नहीं बोला है। फिर देखिए नेक्स्ट क्या करा है, इलेक्ट्रिक फील्ड E, फिर वही चीज़ बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड रेशियो ऑफ F बाई Q डज नॉट डिपेंड ऑन Q। देखिएगा F बाई Q डज नॉट डिपेंड ऑन Q। द फोर्स F ऑन द चार्ज Q ड्यू टू द चार्ज Q डिपेंड्स ऑन द पर्टिकुलर location of charge Q which may take any value in the space around the charge Q. Thus the electric field E due to Q is also depends on the space coordinate R. ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। ये देखिए क्या दिया है
कि क्या करा है कि E ड्यू टू Q इज ऑल्सो डिपेंड ऑन स्पेस कोऑर्डिनेट R, मतलब जो R होता है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है, R पे डिपेंड करता है। और यहाँ पे देखिए क्या है, फॉर ए पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी क्या, डायरेक्टेड रेडियली आउटवर्ड, और निगेटिव चार्ज के लिए क्या होता है, इनवर्ड होता है, इनवर्ड होता है, ये चीज़ बोला है, ठीक है भाई। अब यहाँ पर देखिए वही चीज़ें E इक्वल टू F/Q को ही बता रहा है, कोई बहुत स्पेशल नहीं बता रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज, सिस्टम ऑफ चार्ज का मतलब वेक्टर फॉर्म में, जैसे अगर कई चार्ज रहेंगे तो किस प्रकार से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, तो कई चार्ज रहेंगे, जैसे मान लीजिए हमको यहाँ पर क्या है, कई चार्ज हैं, एक चार्ज Q है, एक चार्ज Q है, एक चार्ज Q है, ये डिस्टेंस R है, ये डिस्टेंस R है, ये डिस्टेंस R है, ठीक है। हमको इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, तो एक तरह से, एक मिनट रुक जाइए, ऐसे देखते हैं, ये चार्ज Q है, ये चार्ज Q है, और हमको इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। तो भाई क्या लिखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज, सिस्टम ऑफ चार्ज का मतलब अगर कई चार्ज हैं, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं, ठीक है, इनफाइनाइट चार्ज हैं, तो इनफाइनाइट चार्ज पे जनरली जो आता है वह आपका GP वाला प्रॉब्लम आता है। तो इस तरह से हैं, तो क्या होगा, तो ये देखिए इस चार्ज के कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ है, ये देखो E1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, KQ बाई कितना R²। इस चार्ज के कारण इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये देखो E2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, KQ बाई कितना R²। क्यों भाई, इनके बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 60 डिग्री, ये इनके बीच का एंगल कितना हो गया, 60 डिग्री। अब करा कि इनका रिजल्टेंट बताओ, रिजल्टेंट का मतलब क्या है, अगर आइडेंटिकल वेक्टर है तो रिजल्टेंट बीचों बीच लगेगा, क्यों लगेगा, और कितना रिजल्टेंट हो जाएगा, E इक्वल टू KQ² अपॉन R²√3, ठीक है। तो यही चीज़ इसमें कहा जा रहा है, कोई स्पेशल चीज़ नहीं कहा जा रहा है कि अगर स्क्वायर के कॉर्नर पे, हेक्सागन के कॉर्नर पे चार्ज रखे गए हैं तो किस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे, ठीक है। अब ये देखिए सारा चीज़ वही डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक। अभी इन्हीं को हम क्वेश्चन में देख लिया जाएगा कैसे क्या है। फिर बोला है फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, और मतलब उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है। तो आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट टू पॉइंट क्या करता है, वेरी करता है भाई, डिस्टेंस R के अनुसार इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, वेरी करता है, ठीक है। इन्हीं बातों को दिया है। फिर आगे क्या कर रहा है, आगे भी वही चीज़ है, कोई क्वेश्चन से लेना देना नहीं है इसमें। अब आइए न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पे आते हैं, ठीक है ना। चलिए बड़ा मस्त, यही न्यूमेरिकल प्रॉब्लम एकदम नीट में एक साल इसी टाइप का क्वेश्चन दे दिया था। तो करा है कि देखिए सबसे पहली चीज़, एक बात ध्यान दीजिए, कोई भी चार्ज पार्टिकल, जैसे फिजिकल सिग्निफिकेंस में एक चीज़ दिया था कि एक्सेलरेशन, अब हमने यहाँ ध्यान नहीं दिया, यहाँ ये ध्यान दिया है, मतलब अगर कोई चार्ज किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव कर रहा है यहाँ पे, तो उसमें एक एक्सेलरेशन होगा, और उसका जो एक्सेलरेशन होगा ma इक्वल टू QE के क्या होगा, बराबर होगा, ये देखो QE के बराबर होगा, या A इक्वल टू कितना हो जाएगा, QV बाई कितना हो जाएगा, EM। ये इसमें आपका यहीं कहीं मिलेगा कि मतलब एक्सेलरेशन क्या है चार्ज पार्टिकल का किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में, वह QV बाई कितना हो जाएगा, EM हो जाएगा, QV बाई कितना हो जाएगा, EM। अब यहाँ पे क्या करा है, इलेक्ट्रॉन फॉल्स थ्रू ए डिस्टेंस 1.5 सेंटीमीटर इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब आप जानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वह इलेक्ट्रिक फील्ड के विपरीत चलता है। जैसे देखिए मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे ऐसे दी गई है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ऐसे दी गई है, इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए प्लस से लेके माइनस है, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के विपरीत चलता है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन ऐसे चलेगा। तो अगर इलेक्ट्रॉन फ्री फॉल कर रहा है तो उस दशा में ये बताइए क्या होगा, H इक्वल टू 0 प्लस हाफ AE, इलेक्ट्रॉन का और टाइम उसका लगेगा, टाइम क्या लगेगा, T का स्क्वायर। अब T कितना हो जाएगा भैया, T इक्वल टू √2H अपॉन कितना हो जाएगा, AE। अब इलेक्ट्रॉन की बात आ रही है तो इसको आप लिख सकते हैं A इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, अभी हमने बताया है 2H अपॉन AE। A कितना हो सकता है, EE बाई कितना है, ये देखिए EE बाई एम हो जाएगा, क्यों भाई E बाई एम हो जाएगा भाई, A इक्वल टू अभी बताए हैं QV बाई कितना, एम। तो ये हो जाएगा आपका टाइम ऊपर से नीचे आने में, अगर H हाइट आ रहा है, H है कितना 1.5 सेंटीमीटर है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दी गई है, तो ये समय लगेगा। अब कह रहा है कि उसके बाद अब डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया गया, क्योंकि देखिए पॉजिटिव आयंस जो होता है वह इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में चलता है और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के विपरीत चलता है।
तो अगर पॉजिटिव आयंस आ रहा होगा तो याद रखिए जब तक डायरेक्शन को हम बदलेंगे नहीं तब तक पॉजिटिव आयंस नीचे गिरेगा नहीं, क्योंकि पॉजिटिव आयंस किस डायरेक्शन में चलता है? इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में। बोलो किस डायरेक्शन में चलता है? इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में। तो अगर पॉजिटिव आयन इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में चल रहा है, ये देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, ये देखिए पॉजिटिव आयन इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, तो इसका टाइम कितना हो जाएगा? अब देखो प्रोटॉन का सब कुछ सेम होगा, 2h EMP हो जाएगा, 2h MP अपॉन कितना हो जाएगा? E। अब हमारे ख्याल से दोनों में आपका पूछा होगा, ये बताइए सबसे पहली चीज़ बताइए कौन किसका मास कम होता है? इलेक्ट्रॉन का मास कम होता है तो इसका मतलब वो गिरने में कम समय लगेगा। प्रोटॉन का मास ज़्यादा होता है तो उसको नीचे गिरने में क्या है? ज़्यादा समय लगेगा। यही एक साल नीट 2018 में एकदम इसका एग्जाम्पल ही पूछ दिया था। तो बेटा जो ये रिवीजन बता रहे हैं ना बहुत इंपॉर्टेंट है, देखना 100% मिल जाएगा इसी से। जैसे जैसे ये क्वेश्चन चल रहा वैसे वैसे आप लोग भी देखते चलिए। अब इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू को यहाँ पे सॉल्व किया है, देखो यहाँ पे मैंने ये बताया ही है, ये देखिए टाइम टेकन इलेक्ट्रॉन का हो गया, सारा डाटा रख दो, सारा डाटा रख दोगे सब कुछ निकल जाएगा। ठीक, तो मैकेनिज्म को समझिए। अब आइए यहाँ भी देखिए ये प्रोटॉन का रखा है, ये देखिए प्रोटॉन का पूरा 2-2 पेज में सॉल्व किया है NCERT में। तो प्रोटॉन का भी मैंने आपको बता दिया है, सारा रख दीजिए। बस जल्दी कौन गिरेगा? इलेक्ट्रॉन गिरेगा, ये ध्यान दीजिएगा। फिर आइए एग्जाम्पल नंबर 1.9 में क्या करा? 2 चार्ज हैं Q1 Q2 और इनकी डिस्टेंस भी दी गई है। करा यहाँ पर यहाँ पे और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए। ठीक है भैया, इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। चलिए बता देते हैं। ये बताइए Q1 है और Q2, अब हम डाटा बता रहे हैं। ये R कितना है? 0.05 है। ठीक है, और R 0.05 है, एक प्लस है एक माइनस है। तो ये बताइए यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? प्लस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ होगा। बोलो भाई, प्लस के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो किधर की तरफ होगा? यानी प्लस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, ये देखो प्लस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, प्लस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ होगा, ये देखो ये। और इस माइनस के कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? इधर की तरफ होगा। तो अगर ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है तो बताओ ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा? 2K, दोनों का चार्ज शायद एक ही है, हाँ एक 10⁻⁸ है, Q अपॉन कितना? R²। अब देखिए K तो पता ही है, Q पता ही है, R पता ही है, सबको रखेंगे तो ये देखिए इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड पता चल जाएगा। किस पॉइंट पे? आगे के पेज पे उसको सॉल्व भी किया होगा, ये देखिए आगे के पेज पे उसको सॉल्व भी किया है। दोनों सेम डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ये पूरा डाटा रखा है, तो आप चाहे तो सॉल्व कर लें, मैं एक तरह से कॉन्सेप्ट बस बताते चल रहा हूँ। फिर देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, हाँ फिर देखो इसी पे कर रहा है कि अब इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए यहाँ पे। तो फिर उसी को देख लीजिए, ये देखिए ये क्या दिया है, ये प्लस Q चार्ज दिया है, माइनस Q चार्ज दिया है, ये R है, और यहाँ आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है। यहाँ क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है। ठीक है भाई, चलिए यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है। तो अब बताइए प्लस Q चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? इधर। ठीक है, और माइनस Q चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? इधर। ठीक है, ये हो गया E1 की वैल्यू कितनी होगी? बोलिए KQ/R²। R का मतलब 0.05 है, और इस माइनस Q के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? इधर की तरफ E2 कितना हो जाएगा भैया? KQ अपॉन कितना? 3R²। ये देखिए KQ अपॉन 3R², देखिए KQ अपॉन 3R, R भाई इस माइनस Q चार्ज से कितना डिस्टेंस है? 3R है। अब इस पॉइंट पर आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, तो इस पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है तो E इक्वल टू कितना होगा? बोलो E इक्वल टू होगा, ये ज़्यादा है तो कम होगा, यानी E1 माइनस E2। E1 माइनस E2 का मतलब 1 में से 1/3 जाए कितना हो जाएगा? 1 में से 1/3 जाए तो 2KQ/3R²। K की वैल्यू पता ही है, Q की वैल्यू पता ही है, R की वैल्यू पता ही है। ये आपका किस पॉइंट पे हो जाएगा? इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। अब आइए देखिए करा C पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ। क्या? C पॉइंट पे। चलो भाई C पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताते हैं। C पॉइंट पे क्या है? तो C पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताने के लिए ये देखो, ये प्लस Q चार्ज दिया है, ये माइनस Q चार्ज दिया है, और ये ऐसे दिया है। ठीक है, ये भी R है। ठीक है, तो प्लस Q चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ क्या हो जाएगा? E1। ठीक है, ये π/3 होगा, ध्यान देना, π/3 का मतलब 6 डिग्री। अब माइनस Q के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? E2। देखिए दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नीट्यूड में समान होगा। अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे हो जाएगी? ये देखिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ये π/3 है, तो इसका मतलब अगर ये π/3 है तो ये भी π/3 होगा। कौन सा?
ये अल्टरनेट एंगल π/3 होगा, पक्का π/3 होगा। ये π/3 है तो ये भी π/3 होगा, पक्का। अब इस E1 E2 को दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर लें। चलो दो कंपोनेंट में रिजॉल्व किया जाए। आइए दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करते हैं। तो ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ये देखो ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा E क्या साइन π/3 और ये वाला E कॉस π/3 हो जाएगा। तो मैकेनिज्म समझना ध्यान से, ठीक है। हाँ भाई, उसी चीज़ को यहाँ पे कैलकुलेट करके बताया है और इसी टाइप के क्वेश्चन बन भी रहे हैं, एकदम इसी टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। फिर ये देखो इसको भी रिजॉल्व करेंगे तो ये वाला कौन सा हो जाएगा, E cos π/3 और ये वाला क्या हो जाएगा, ये देखो E sin π/3, ये देखिए E sin π/3। अब देखो क्या ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देना है, एकदम कैंसिल कर देना है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की तरफ हो जाएगी, E डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा 2E cos π/3। cos 60 का मतलब कितना होता है 1/2, यानी E डैश इक्वल टू कितना हो गया, E कितना हो गया, I है कितना, E है K3/, ये डिस्टेंस कितना है r²। r का मतलब 0.1, 0 पॉइंट कितना है ये r 0.1 है, ठीक है। अब इसका स्क्वायर कर दो, K की वैल्यू रख दो, R की वैल्यू रख दो, सब कट पिट किया जाएगा। कौन सा आंसर आएगा इसमें, तीसरे वाले का आंसर ये वाला है, ये देखो ये आएगा, आएगा कि नहीं। तो जैसे मैकेनिज्म समझा रहे हैं कि प्लस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, अवे फ्रॉम चार्ज है, माइनस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, टुवर्ड्स द चार्ज है, वैसे ही इन बातों को समझिए। अब देख लीजिए नीट में इस पर किस प्रकार के क्वेश्चन आए हैं। अभी मैंने देखिए एग्जाम्पल अभी यहीं बताया, देखिए अभी एकदम एग्जाम्पल यहीं बताया है, उदाहरण देखिए अभी यहीं बताया है। और नीट 2018 में देखो एकदम जैसे लग रहा है एग्जाम्पल ही छाप दिया है। तो इसीलिए जैसे ये रिवीजन का तरीका बता रहे हैं, रिवीजन का तरीका अप्लाई करिए। बाकी चैप्टर्स में भी भैया आप क्या 7 मई को बहुत अच्छा करके आएंगे। ये जो बात कर रहे हैं ना एकदम पूरे अनुभव के आधार पे कर रहे हैं। देखिए यही क्वेश्चन सेम देखिए, एन इलेक्ट्रॉन फॉल्स फ्रॉम द रेस्ट। अभी हमने क्या बताया था, इलेक्ट्रॉन अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में गिरता है और प्रोटॉन गिरता है तो टाइम किसका कम लगता है, बोलो टाइम किसका कम लगता है, इलेक्ट्रॉन का। क्यों, क्योंकि टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट एम था ना एग्जाम्पल में। अभी क्या था, टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या था, रूट एम था कि नहीं। तो जिसका मास कम होगा उसका टाइम ज़्यादा लगेगा। तो वही सेम चीज़ कह रहा है, अब इसको बहुत एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। द टाइम ऑफ फॉल ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंपेरिजन द टाइम ऑफ फॉल ऑफ प्रोटॉन क्या स्मॉलर, कौन सा हो जाएगा 9 का ए। ठीक है, ध्यान से देखिए एकदम पेपर आउट हो जाएगा। ये पेपर आउट होने का मतलब क्या, सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, ठीक है ना। वो नहीं, वो पेपर नहीं मिलेगा, ये मत समझना कि सर ले आके दे देंगे। अब देखो क्या कर रहा है, ये बड़ा अच्छा बहुत ही मस्त टाइप का क्वेश्चन है। ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड और काइनेमेटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये भी 2018 में क्या है, कैसे क्वेश्चन पूछा गया। A toy car with charge Q moves on the frictionless horizontal plane surface under the influence of a uniform electric field E. Due to the force QV, its velocity increased from 0 to 6 मीटर पर सेकेंड। याद रखिएगा इसकी वेलोसिटी 0 से 6 मीटर पर सेकेंड 1 सेकेंड में क्या है, इंक्रीज कर रही है। 1 सेकेंड में क्या है, इंक्रीज कर रही है 1 सेकेंड में। एट इंस्टेंट द डायरेक्शन ऑफ फील्ड इज रिवर्स। देखिएगा अब डायरेक्शन ऑफ फील्ड क्या हो गया, रिवर्स हो गया। ठीक, तो एक हम बनाते हैं, जैसे मान लीजिए ये देखिए इस तरह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बनाते हैं और फिर इसी में रिवर्स डायरेक्शन भी बनाते हैं। क्या बनाते हैं, रिवर्स। तो रिवर्स डायरेक्शन कैसे बनाते हैं, ये देखिए रिवर्स डायरेक्शन, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का रिवर्स डायरेक्शन बनाते हैं। मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है। ठीक है, अब देखिए इसी पे क्या कहा जा रहा है। ठीक है, यहाँ कहा जा रहा है कि 0 से 6 मीटर पर सेकेंड इन 1 सेकेंड। मतलब यहाँ इनिशियल वेलोसिटी u इक्वल टू 0 है और यहाँ फाइनल कितना है 6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इसको जरा ए बी बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, ए बी। तो ए बी में हम जरा एक्सेलरेशन देख लेते हैं, आखिरकार ये घटना कितने की है, 1 सेकेंड की घटना है ये। तो जरा एक्सेलरेशन देख लेते हैं। ए बी में एक्सेलरेशन हम देख लेंगे। ये देखिए ए बी में एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, v इक्वल टू 0 + at, यानी a की वैल्यू 6 है, यानी एक्सेलरेशन जो आ गया वह 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। ध्यान से देखिएगा, एक्सेलरेशन जो आ गया वह कितना हो गया, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब क्या होगा ये बताइए, अब इलेक्ट्रिक फोर्स क्या है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड विपरीत डायरेक्शन में है, तो इसका मतलब चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड पहले रोकेगा। मतलब तुरंत तो नहीं रुक जाएगा ना। जैसे मान लीजिए हम गाड़ी चला रहे हैं और हवा बह रही तो तुरंत तो हम रुक नहीं जाएंगे, कुछ दूर तक हमारे और हवा में लड़ाई होगी, ऐसे लड़ाई होगी, ये हम इधर से चलेंगे इधर से, तो पहले क्या करेगा, ये रोकेगा। अब फिर रोकने के बाद ये इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए क्या करेगा, अपनी ही डायरेक्शन में उसको ले जाने की कोशिश करेगा।
रोकने के बाद क्या करेगा, अपने ही डायरेक्शन में उसको ले जाने की कोशिश करेगा। तो अब हम देखते हैं कि आखिरकार जर्नी कितनी समय की है, क्या कहना चाह रहा है। तो जर्नी कह रहा है 0 से 3 सेकंड तक की जर्नी है। ये देखिए 0 से 3 सेकंड की, तो 1 सेकंड तो यहाँ बीत ही गया। अब चलते हैं BC में क्या होगा। यहाँ देखिए BC में अब देखिए यहाँ से वो पार्टिकल क्या होगा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट चलना शुरू करेगा और देखते हैं कहाँ पे उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाती है। तो मान लीजिए यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाती है। तो जब फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाती है तो एक्सेलरेशन कितना है, 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसका मतलब B से C तक पहुँचने में फिर इस इक्वेशन में रखते हैं तो उसको 1 सेकंड लगेगा। क्या लगेगा, 1 सेकंड में। ठीक, मतलब देखिए B से उसके पास क्या हो गया, परिस्थितियां उसके विपरीत हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट हो गई। तो B से C तक पहुंचने में कितना, 1 सेकंड लगा। देखिए 2 सेकंड की जर्नी हो गई, अब 1 सेकंड की जर्नी है। यहां पे पार्टिकल रुक जाएगा, तो पार्टिकल रुकेगा तो रुकने का मतलब ऐसा नहीं कि वहां पे रुक जाएगा, क्योंकि अब क्या होगा, अब उस पार्टिकल पे जो फोर्स होगा वह इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगने लगेगा। इसका मतलब अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है यहां तक तो पहले उसको रोकेगी और रोकने के बाद फिर अपने दिशा में उसको ले जाएगी। अपने दिशा में क्या करेगी, ले जाएगी। तो अपने दिशा में ले जाने का मतलब क्या हो जाएगा भैया, अपने दिशा में अगर ले जा रही है उसको, ये देखिए ध्यान दीजिए, अपने दिशा में अगर ले जा रही है तो अपने दिशा में ले जा रही है तो इसका मतलब C से लेके, ये देखिएगा C से लेके D तक अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसको ले जाएगी। तो यहां भी कितना समय लगेगा, 1 सेकंड लगेगा। क्या लगेगा, यहाँ देखिए वेलोसिटी 0 है। अब 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से चलेगा तो फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे कितनी होगी, 6 मीटर पर सेकंड। तो देखिए इसका अगर ग्राफ हम बनाएंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ का तो कैसे बनेगा, पहले वेलोसिटी क्या होगी, 0 से लेके 6 तक बढ़ेगी, फिर 6 से लेके 0 तक क्या है, घटेगी पॉजिटिव डायरेक्शन में। अब फिर 0 से लेके 6 तक बढ़ेगी, लेकिन डायरेक्शन कौन सा हो गया जरा बोलो तो, अरे नेगेटिव डायरेक्शन हो गया। किधर हो गया डायरेक्शन, नेगेटिव डायरेक्शन में। देखो इधर देखो, नेगेटिव डायरेक्शन में ये हो गई, हो गया कि नहीं। तो अब हम क्या करते हैं, यहां पे इसका VT ग्राफ बना लेते हैं और उससे हम बड़े आसानी से एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी हम फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए अब इसको देख के हम VT ग्राफ बना लेते हैं। ठीक है, हम VT ग्राफ बना रहे हैं। अब देखिए VT ग्राफ कैसे बनेगा, VT ग्राफ बेटा ऐसे बनेगा। ये VT ग्राफ, यहाँ तक क्या हो गया 6, यहाँ तक क्या हो गया 6, यहाँ तक टाइम क्या हो गया 1 सेकेंड। ठीक है, यहाँ तक टाइम क्या हो गया 1 सेकेंड। ठीक है, और यहाँ तक टाइम क्या हो गया 1 सेकेंड। ठीक है, ऐसे हो गया। तो ये देखो पहले ऐसे बढ़ेगा, पहले देखिए 1 सेकंड तक बढ़ रहा है, ठीक है, फिर घट रहा है, और फिर ये देखिए निगेटिव में ऐसे चलेगा, ऐसे ये अगले 1 सेकंड तक यहाँ तक ऐसे ऐसे, मतलब यही हो गया पूरा। तो अब क्या होता है, VT ग्राफ है, तो VT ग्राफ का आप पहले क्या करिए, मतलब एवरेज स्पीड में क्या होता है, पहले क्या निकालना है, पहले एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। तो एवरेज वेलोसिटी में क्या होता है भैया, ध्यान दीजिएगा, एवरेज वेलोसिटी में जो होता है वह डिस्प्लेसमेंट निकाला जाता है। तो इसका एरिया कितना होगा, एरिया देखते हैं, इसका एरिया होगा हाफ, बेस कितना हो गया 2, हाइट कितनी हो गई 6, 2 2 कट गया, यानी ये हो गया 6। इसका एरिया कितना हो गया हाफ, बेस कितना हो गया बेस 1, हाइट कितनी हो गई 6, तो इसका एरिया हो गया 3। अब अगर डिस्टेंस निकालेंगे तो बताओ क्या होगा, डिस्टेंस निकालने के लिए आप जानते हो कि दोनों एरिया जुड़ जाती है, 6 + 3 = कितनी हो जाएगी 9। और ये देखो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए क्या हो जाएगा ये बताओ, 6 - 3 = क्या 3। अब आपको पहला क्या फाइंड करना है, एवरेज वेलोसिटी। तो बेटा एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, बोलिए, एवरेज वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट कितने का हो गया 3, टोटल टाइम कितना हो गया 3, यानी 1 मीटर पर सेकेंड। और एवरेज स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो डिस्टेंस हो गया 9, टोटल टाइम हो गया 3, तो यानी 1 और 3 आएगा आंसर, 1 और 3। तो ये बी वाला ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन है, बी वाला है। ठीक, अब देखते हैं इसमें क्या करा 11, ए पार्टिकल ऑफ मास m चार्ज क्यू प्लेस्ड एट रेस्ट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रिलीज द एनर्जी अटेंड बाई पार्टिकल आफ्टर मूविंग डिस्टेंस y। मतलब कितनी एनर्जी रिलीज कर रहा है। तो ये बताइए एनर्जी कितनी होती है, एनर्जी काइनेटिक एनर्जी कितना होता है ये बताओ, काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ mv², ये तो हो गया। और पार्टिकल अब देखिए y डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तो काइनेमेटिक्स का तीसरा इक्वेशन v² = रेस्ट से चल रहा है तो 2ay होगा। अब देखिए v² = 2a कितना होता है अभी बताइए, qv/m होता है कि नहीं। अब बताइए काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, काइनेटिक एनर्जी या किसी भी प्रकार की एनर्जी हाफ m
वी स्क्वायर कितना है 2QV बाई एम इंटू कितना वाई, ये देखिए एम से एम कटा, 2 से 2 कटा, यानी कितना हो रहा है QEY हो गया, QEY। ये नीट 1998 का क्वेश्चन इलेक्ट्रिक फील्ड पे आया है। एकदम उसी तरह से एग्जाम्पल है, मतलब थोड़ा थियरी एक्सप्लेन कर रहे हैं जो काम लायक है, मतलब जो ज़रूरी है। बाकी तो मैक्सिमम थियरी आप जानते ही हैं बेटा, उसमें कुछ बताना नहीं है, बस जैसे हो सके रिवीजन को हमको करना है। अब आइए फिर अब चलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं भैया? आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है? इमेजिनरी कर्व होते हैं। कैसे कर्व होते हैं? मतलब ये सब कर्व जो होते हैं इमेजिनेशन में चलते हैं। ये पॉजिटिव चार्ज से निकलते हैं और निगेटिव चार्ज पे क्या एंटर करते हैं, ये देखिए, ठीक है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। ये प्लस चार्ज से, देखिए ये प्लस चार्ज से परपेंडिकुलर निकलता है। कैसे निकलता है? हाँ, बाद में भले कुछ हो जाए लेकिन निकलेगा घर से क्या? परपेंडिकुलर। और माइनस क्यू चार्ज पे याद रखना, ये परपेंडिकुलर क्या करता है? एंटर करता है। ये देखिए माइनस क्यू चार्ज पे परपेंडिकुलर क्या है? एंटर करता है। तो प्लस चार्ज से परपेंडिकुलर बाहर निकलता है, माइनस चार्ज पे परपेंडिकुलर एंटर करता है। फिर आगे देखते हैं क्या कर रहा है। फिर देखिए यहाँ पर क्या बता रहा है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स को बता रहा है कि मतलब जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वह इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स को क्या है? रिप्रेजेंट करता है। ये देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है। और ये देखिए यहाँ पर एक जो इस साल क्वेश्चन आया था, जो इसमें इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, यहीं बीच में लिखा है, वह इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। जैसे देखिए ये वाला पॉइंट जो है ये इसका इक्वी पोटेंशियल सरफेस, मतलब यहाँ पर आपका क्या है, ठीक है, ये लाइन मतलब सॉरी यहाँ पे ये कंडेंस है, ठीक है, ये क्या है? कंडेंस है। तो देखिए जहाँ पे लाइनें डेंस होती हैं, ये देखिए वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? ज़्यादा होती है। तो मतलब P1 पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड P2 पॉइंट से क्या है? ज़्यादा होगी, जहाँ लाइनें डेंस होती हैं। और मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ लाइंस होता है। क्या होता है? और इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो होती हैं इक्वी पोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर। ये नीट 2020 में पूछा गया था। ये देखिए ये मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और इसका इक्वी पोटेंशियल सरफेस, ये देखिए ये इसका इक्वी पोटेंशियल सरफेस है। तो यहाँ देखो इनके बीच का एंगल जो होता है वह 90 डिग्री होता है। कितना होता है? 90 डिग्री होता है। ठीक, फिर देखिए आगे भी उन्हीं बातों को समझा रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्लियरली हैज़ 1/r² डिपेंडेंस। मतलब जैसे जैसे हम आगे की तरफ बढ़ेंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? घटती जाएगी। ठीक है, इन बातों को बता रहा है। फिर यहाँ पर भी सॉलिड एंगल का जिक्र किया है, लेकिन उससे रिलेटेड कोई बहुत चीज़ें पूछी नहीं जाएंगी, तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है जानने की। यहाँ पे देखो अगर Q ग्रेटर देन 0 है तो देखो लाइन को आगे की तरफ बनाया है, माइनस है तो लाइन को एंटर कराया है, मतलब उसी में लाइन को क्या है? लाइनें माइनस Q चार्ज में चली जाएंगी, प्लस Q चार्ज में लाइनें बाहर की तरफ चली जाएंगी। ठीक, तो इन्हीं सब बातों को बताया है। फिर यहाँ देखिए प्लस प्लस चार्ज रिपेल करते हैं और इनका न्यूट्रल पॉइंट इनके बीच में ही मिलता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए प्लस चार्ज है तो इनसे लाइनें निकलती हैं तो इनका न्यूट्रल पॉइंट बीच में मिलता है। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे क्वेश्चन अभी तक नीट में एक ही क्वेश्चन आया है 1994 में। इन गिवन फिगर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ड्यू टू टू चार्ज Q1 Q2 व्हाट आर द साइन ऑफ टू चार्ज। तो साइन ऑफ टू चार्ज का मतलब क्या है? यहाँ देखिए लाइनें एंटर कर रही हैं, तो जब लाइनें एंटर कर रही हैं, यहाँ भी देखिए लाइनें एंटर कर रही हैं, तो इसका मतलब Q1 एंड Q2 बोथ निगेटिव, यानी सी वाला ऑप्शन होगा। कौन सा ऑप्शन होगा? सी। ठीक, अब आइए इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, ध्यान दीजिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फिर यहाँ देखिए प्लस और माइनस चार्ज का बनना बताया है। प्लस से लाइनें देखिए निकलती हैं, निगेटिव पे एंटर करती हैं, प्लस से निकलती हैं, निगेटिव पे एंटर करती हैं। अब क्या है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या कह रहा है? तो देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए सबसे पहले आपको एरिया वेक्टर जानना पड़ेगा। क्या जानना पड़ेगा? एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर का मतलब क्या होता है? ये देखिए जैसे एरिया वेक्टर, कोई भी सरफेस होता है उसके परपेंडिकुलर एरिया की दिशा होती है। मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे पास कर रहा है, ये देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे पास कर रहा है, तो क्या एरिया वेक्टर और इसके बीच का कुछ ना कुछ एंगल होगा। मान लीजिए इनके बीच का एंगल थीटा है। अब इस एरिया को हम क्या करेंगे? इसके डायरेक्शन में तोड़ लेते हैं। चलिए भाई इसके डायरेक्शन में हम तोड़ लेते हैं। तो तोड़ लिया तो ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा? a cos थीटा। देखिए एरिया को हमने तोड़ा इस डायरेक्शन में, तो थीटा के पास वाला कंपोनेंट cos थीटा। तो इससे रिलेटेड जो फ्लक्स हो जाएगा फाई इक्वल टू वह कितना होगा? a cos थीटा। बोलिए फ्लक्स फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा? या इसी को कह सकते हैं फ्लक्स फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा? E.A। ठीक है, या इसी को कह सकते हैं कि फ्लक्स फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा? ठीक है, सरफेस इंटीग्रल। ये देखिए सरफेस इंटीग्रल, फ्लक्स फाई इक्वल टू क्या? सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये देखिए सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। यूनिट डायमेंशन जरूर देख लेना,
ये देखिए न्यूटन पर एम्पियर, न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर, यानी यूनिट डायमेंशन क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कितना, कूलम। ये डायमेंशन जरूर देख लीजिएगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। और हमेशा एक बात याद रखना, यहाँ पे देखो इसको बनना भी बताया हुआ है कैसे, ये देखिए सारा एंगल वेंगल लेके सब कुछ सारी चीज़ें बताया हुआ है, ठीक है, सब कुछ यहाँ पे बनना दिखाया जा रहा है, ठीक है। तो सारी चीज़ें वह मैंने आपको बता दिया है, कोई बहुत इस पर नहीं ध्यान देना है। फिर यहाँ भी देखिए नॉर्मल से कैसे एंगल बन रहा है, तो कैसे ई एस कॉस थीटा, इन सब बातों को बता रहा है ना। इनकमिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमेशा निगेटिव होता है, याद रखना। जैसे मान लो ये कोई सरफेस है, ठीक है, ये देखो ये कोई सरफेस है, इसका नॉर्मल वेक्टर कैसे इधर की तरफ है, और इसका एरिया वेक्टर किधर की तरफ है, इधर की तरफ है। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे एंटर कर रही है, ऐसे एंटर कर रही है और ऐसे निकल जा रही है। तो बताइए इनके और इनके बीच का एंगल कितना बनाएगी, थीटा 1 इक्वल टू क्या, ये देखिए इनके और इनके बीच का एंगल थीटा इक्वल टू 180 डिग्री बनाएगा। तो फ्लक्स फाई इन कितना हो जाएगा बताइए, ये कॉस 180, कॉस 180 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1, यानी ये कितना हो जाएगा, माइनस ई। और यहाँ देखिए यहाँ फ्लक्स बाहर की तरफ निकल रहा है, तो इसका मतलब फाई आउट इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये कॉस 0, यानी ये क्या हो जाएगा, प्लस ई हो जाएगा, ठीक है ना भाई। तो ये देखिए इनकमिंग फ्लक्स निगेटिव होता है और आउटगोइंग फ्लक्स क्या होता है, प्लस होता है, इस बात को ध्यान रखें, ठीक। आगे क्या बोलता है, आगे भी वही सब चीज़ें, यूनिट को बताया है, ये देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स यूनिट बताया है, यहाँ भी फाई इक्वल टू ई डॉट एस बताया है, ठीक है, सारी बातें जो है। अब क्वेश्चन नीट में कैसे आए हैं, देख लीजिए नीट में क्वेश्चन कैसे आए हैं। ए स्क्वायर सरफेस ऑफ साइडियल मीटर इन प्लेन ऑफ पेपर प्लेस्ड, तो कह रहा है कि भैया कितना, तो ये ध्यान देना, ये जो थीटा एंगल दिया वो नॉर्मल से नहीं दिया है, आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है। इसका नॉर्मल कैसे बनेगा, ये देखो इसका नॉर्मल ऐसे है, और नॉर्मल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। नॉर्मल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो इसका मतलब यहाँ जो फ्लक्स होगा फाई इक्वल टू, ये देखिए नॉर्मल ऐसे है, नॉर्मल ऐसे है, इनके बीच का एंगल ऐसे है, मतलब ये जैसे मैंने पेन पकड़ा है, तो ये कॉस 90 हो जाएगा, या फ्लक्स फाई इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा, 0। तो कौन सा ऑप्शन होगा, 0। सेम इसी तरह का आपका अगला क्वेश्चन भी है, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, जैसे मतलब देख रहे हो जो चीज़ आप 4-5 पेज अभी हमने देखा और उस पर सिर्फ एक बात बोला, फाई इक्वल टू ई कॉस थीटा, और उसी पे आपका क्या देख रहे हो कि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आ रहा है। झूठ मूठ इधर उधर का हम लोग क्लास में बहुत पढ़ते हैं, वो सब कहीं नहीं आ रहा, कहीं पूछा ही नहीं जाएगा। बेटा एकदम फॉलो करो एनसीईआरटी, न एनसीईआरटी से ज़्यादा न एनसीईआरटी से कम, ये याद रखना। अगर ये चीज़ फॉलो कर ले गए बेटा पा गए 100% मार्क्स, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायोलॉजी हो, किसी में पा गए। तो अब देखो यहाँ पर क्या कर रहा है, ये इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स है। अब देखिए नॉर्मल, इसका भी नॉर्मल देख लीजिए भाई, स्क्वायर सीट है तो इसका नॉर्मल। तो अब ये बताओ इसका नॉर्मल इस इलेक्ट्रिक फील्ड से कितना एंगल बनाएगा, 90 डिग्री बनाएगा ना। तो 90 डिग्री बनाएगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, फाई इक्वल टू क्या, ई ए कॉस 90, यानी कितना हो जाएगा, फ्लक्स 0 हो जाएगा। कितना फ्लक्स हो जाएगा, 0। अब चलते हैं देखते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में कह रहा है। किसके बारे में कह रहा है, हाँ इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में। तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स हमने पढ़ लिया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ लिया। अब देखिए इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में कहा जा रहा क्या चीज़ है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है बच्चा, जब एक माइनस और एक प्लस क्यू चार्ज दोनों एक दूसरे से कुछ दूरी पे रखे गए हैं और ये डिस्टेंस काफ़ी कम होती है, अगर कुछ डिस्टेंस पर रखे गए हैं तो इस अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। देखिए एक माइनस क्यू चार्ज और एक प्लस क्यू चार्ज जब दोनों एक दूसरे से बहुत ही स्मॉल अरेंजमेंट पे रखे गए होते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, P इक्वल टू कोई एक चार्ज और दोनों चार्जों के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। यूनिट क्या होती है, कूलम मीटर। डायमेंशन फार्मूला क्या होता है, ATL। देखिए डायमेंशन फार्मूला क्या होता है, ATL, ठीक है। AT इसका हो गया, L इसका हो गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का डाइपोल मोमेंट की दिशा क्या होती है, माइनस क्यू से लेके प्लस क्यू तक होती है। डाइपोल मोमेंट की दिशा कैसे होती है, माइनस क्यू से लेके प्लस क्यू तक होती है, ठीक, ये ध्यान देना। अब क्या कह रहा भैया, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑन एक्सियल पोजीशन। देखो इस साल वही पूछा भी था, एकदम फार्मूला जो एनसीईआरटी में दिया है वही 2022 में पूछा था। ये देखो जो एनसीईआरटी में दिया है, देखो ये एनसीईआरटी में दिया है, इसी बात को खाली पूछ भी दिया था। तो अब आप इसमें दो चीज़ें केवल याद रखना, एक एक्सियल पोजीशन, एक्सियल बाकी एकदम एनसीईआरटी का ये नहीं, कोई डेरिवेशन कुछ भी नहीं ध्यान देने की ज़रूरत है। एक्सियल पोजीशन मान लीजिए माइनस क्यू दिया है और ये प्लस क्यू दिया है, डाइपोल मोमेंट ऐसे होगा। ये देखिए डाइपोल मोमेंट यहाँ पर और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा क्या होगी, याद रखिए
एक्सियल पोजीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड देखो ऐसे होगा, यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल पोजीशन में कितनी होगी, 2kp अपॉन कितना हो जाएगा, r³ हो जाएगा। याद रखना E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कितना होता है, r³। जो डाइपोल में दिया है वही, मतलब जो NCERT में दिया उससे ज़्यादा हमको नहीं पढ़ना है। यही अगर इक्वेटोरियल पोजीशन में है, देखिए इक्वेटोरियल पोजीशन का मतलब क्या, ये -q दिया है, ये +q दिया है। इक्वेटोरियल पोजीशन का मतलब यहाँ पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। तो देखो डाइपोल मोमेंट की दिशा बोलो कैसे होती है, -q से +q होती है। बोलो कैसे होती है, -q से। अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा एंटी पैरेलल हो जाएगा। ये देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड एंटी पैरेलल, और यह जो इलेक्ट्रिक फील्ड है देखिए एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल का मतलब E इक्वल टू कितना हो जाएगा, kp अपॉन कितना हो जाएगा, r³। kp अपॉन कितना हो जाएगा, r³। तो ये देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कितना हो जाएगा, r³ हो जाएगा। ठीक है ना बच्चों। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपका हो गया डाइपोल के कारण। इससे ज़्यादा कहीं कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। देख लीजिए सब, यही सब आपका डिराइव किया है सारे NCERT पेज पे, और कुछ नहीं कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कुछ छोटी छोटी बात बता रहा है। ठीक है, कुछ बातों को बताया है जिसको NCERT में डायरेक्ट पूछा भी गया है। देखिएगा, इन मोस्ट मॉलिक्यूल द सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज लाई एट द सेम प्लेन। ये देखिएगा, ये सब सेम चीज़ें। द सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज क्या, लाई एट सेम प्लेस, देयरफॉर देयर डाइपोल मोमेंट इज 0। उनका डाइपोल मोमेंट क्या होता है, 0। मतलब सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज लाई एट द सेम प्लेस, मतलब जो सेंटर पॉजिटिव चार्ज का वही नेगेटिव चार्ज का है एक ही प्लेस पे हो, देयरफॉर देयर डाइपोल मोमेंट 0। CO2 एंड CH4 ऑफ दिस टाइप ऑफ मॉलिक्यूल। ये हो सके तो ये सब याद कर लीजिएगा, NCERT में दिया है। ऐसे एग्जाम्पल बना के कह सकता है कि आउट ऑफ द फॉलोइंग विच हैज डाइपोल मोमेंट 0, तो आप टिक करेंगे CO2 और CH4 पे। फिर कह रहा हाउएवर द डेवलप ए डाइपोल मोमेंट व्हेन एन इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड। देखिएगा, मतलब ऐसी बात नहीं है, ये डाइपोल मोमेंट डेवलप करते हैं, लेकिन कब, जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की जाती है। इसी को पोलर और नॉन पोलर भी अगले चैप्टर में आएगा तो अच्छे से हम समझा देंगे। ठीक है, डेवलप होंगे, द डेवलप डाइपोल मोमेंट। अब देखिएगा, ठीक है, अब इसी को आपको स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि द मॉलिक्यूल हैव, ऐसे क्वेश्चन बन सकता है, द मॉलिक्यूल हैव क्या, नेट डाइपोल मोमेंट 0 बट इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड शो डाइपोल मोमेंट। तो आप कहेंगे यह सही है, असर्शन सही है। देखिए कह रहा दे डेवलप डाइपोल मोमेंट व्हेन एन इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड बट सम मॉलिक्यूल्स। ये देखिएगा, ये सब थ्योरी टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। जहां थ्योरी टाइप के क्वेश्चनों में दम है उसको बता रहे हैं, नहीं तो अभी क्या समझाया आप, P = Q × 2A। कितनी बार लिखें P = Q × 2A, कितनी बार लिखें R² R³। अरे पॉइंट चार्ज के कारण R² होता है। देखिए ना, यही ना 2022 में आया था, देखिए फार्मूला यही तो आया था 2022 में, ये 1/R³ 2022 में आया था। मतलब सब इसी जो पेजवे पे क्वेश्चन है, भटकाओ छोड़ो, खाली जो बता रहे हैं उसको ध्यान दो। यहीं से प्रश्न आएगा, यहीं से सब कुछ आएगा, NCERT से ही सिलेक्शन होगा और कहीं से कुछ आने वाला नहीं है। देखिए, लेकिन कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं क्या, द सेंटर ऑफ क्या, नेगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज डू नॉट कोइंसाइड। मतलब कुछ ऐसे होते हैं जिनका सेंटर कोइंसाइड नहीं करता है, देयरफॉर दे हैव परमानेंट डाइपोल मोमेंट। क्या करते हैं, परमानेंट डाइपोल मोमेंट। उन्हीं को अभी आगे चैप्टर में पढ़ेंगे, उनको पोलर कहा जाता है। वाटर मॉलिक्यूल्स दिया है, जैसे ये देखिए, ये देखिए नीट 2021 में एकदम दौड़ा के ही चीज़ पूछा गया था। देखिए यही लाइन नीट 2021 में पूछी गई थी, देख रहे हैं आप लोग, यही लाइन, और कहीं की नहीं, यही लाइन नीट 2021 में दौड़ा के पूछी गई थी, हैव ए परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ठीक है, देयरफॉर, और उनको क्या कहते हैं, पोलर मॉलिक्यूल कहते हैं। क्वेश्चन में दिया था पोलर मॉलिक्यूल दिया था, और ऑप्शन में दिया था, क्या दिया था ऑप्शन में, कि दे हैव परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। कहाँ NCERT से बाहर जा रहे हो, क्यों नहीं पढ़ रहे हो इसको, NCERT पढ़ो तो सब इसी में से आएगा। वाटर मॉलिक्यूल्स H2 एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप। ठीक है, अब देखिए इसका एग्जाम्पल क्या है, H2, ये 2021 में क्वेश्चन बना। ठीक, तो जो NCERT में है वही चीज़ हमको जानना है। अब आइए, यहाँ पे एक क्वेश्चन दे रहा है कि भैया P पॉइंट पे और Q पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करें। तो ये देखिए P पॉइंट क्या लग रहा है, एक्सियल। तो एक्सियल पे क्या होगा, = 2kp/r³। अरे P कितना होगा, कोनो एक ठो चार्ज और दोनों चार्ज के बीच की शॉर्टेज डिस्टेंस। नहीं, P क्या होगा, कोई एक चार्ज और दोनों चार्ज के बीच का क्या, शॉर्टेज डिस्टेंस, डाइपोल मोमेंट निकलेगा। और ये देखिए, ये कौन सा पोजीशन, अरे बोलिए ना, इक्वेटोरियल पोजीशन है। और इक्वेटोरियल पोजीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, E = kp/r³।
अब P कैसे निकलेगा, अरे कोई एक चार्ज और दोनों चार्ज के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, दोनों चार्ज के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकलेगा। ठीक है, अब इसी को एग्जांपल में देखिए कितना, अरे बाप रे बाप, ये पूरा समझाया, डिराइव किया है, कौन ज़रूरत है पूरा डिराइव करने की, खाली इसी से नहीं कर सकते थे। फिर देखिए यहाँ पर भी देखिए, ये देखिए पूरा इसको भी समझाया है। आप चाहें तो एक लाइन में कर सकते हैं, मतलब झूठ का खाली तिकम बना रहा है कि इतना बड़ा है, लेकिन कुछ नहीं है, बस एक एक खाली फार्मूले वाइज क्वेश्चन, और वही नीट में पूछे भी गए हैं। देखिए नीट 2022 में क्वेश्चन क्या पूछा है कि 2 पॉइंट चार्ज माइनस क्यू और प्लस क्यू आर प्लेस्ड एट डिस्टेंस एल शोन इन द फिगर द, अरे ये डाइपोल मोमेंट है, कह रहा है कि बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, यहाँ। तो बताइए कौन सा पोजीशन हो जाएगा, एक्सियल, और एक्सियल पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, अरे 2kp/r³, 2kp/r³ और 2kp/r³ का मतलब कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी। ठीक है, कर लो सिलेक्शन मुट्ठी में। अब आइए, अरे देखिए भी एनसीईआरटी की बात, अरे पोलर मॉलिक्यूल आर द मॉलिक्यूल्स हैविंग परमानेंट डाइपोल मोमेंट। अभी मैंने आपको पिछले में दिखाया ये, बताइए एकदम एनसीईआरटी की लाइन, कहाँ है एनसीईआरटी से बाहर पढ़ रहे हो, इधर उधर कहाँ है फालतू पढ़ रहे हो। ठीक है, अभी भी नहीं समझोगे तो फिर क्या है, भटकोगे, और अभी समझोगे तो 1 महीने के अंदर पूरा फिजिक्स का एकदम फिनिश, 7 मई को एकदम 45 क्वेश्चन करके आओगे। अब देखो आगे फिर क्या करा, 3 पॉइंट चार्ज प्लस क्यू माइनस 2q प्लस क्यू आर प्लेस्ड एट इतना करा था, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कैसे होगा। तो पहले बोलो कहाँ रखा गया है, ये देखिए ये कहाँ रखा गया है, ये y=a पे रखा गया है, ये ओरिजिन पे रखा गया है, और ये कहाँ रखा गया है, ये देखिए x=a पे। मतलब कैसे रखा जा रहा है देख लीजिए, ये देखिए यहाँ पे कौन सा चार्ज रखा गया, -2q, यहाँ पे कौन सा चार्ज रखा गया, +q, ये x= कितना है, a, ये 0 0 है, और ये y=a है, यहाँ पे +q। तो हमने कहा था कि अब इसका नेट डाइपोल मोमेंट बताना है। तो बताइए डाइपोल मोमेंट क्या होता है, 1 -q और 1 +q चार्ज एक डाइपोल बनाता है। क्या बोलिए, 1 - और 1 +q चार्ज एक डाइपोल बनाता है। देख लीजिए, तो 1 - और 1 +q देखिए एक डाइपोल बनाएगा। बोलिए कितना हो जाएगा, P1 = q × कितना, a। देखिए यहाँ 2 माइनस है ना, तो 1 - q को 1 +q के साथ ले लेगा। फिर देखो 1 - 1 +q के साथ डाइपोल बनाएगा। देखिए भैया 1 - 1, ये क्या लेगा भैया, P2 = कितना हो जाएगा, QA। ठीक, इनके बीच का एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। देखिए इनके बीच का एंगल 90 डिग्री। अब बोलिए नेट डाइपोल मोमेंट कितना हो जाएगा, P = QA√2 हो जाएगा। ये देखिए नेट डाइपोल, और कैसे जाएगा ये बताइए, इसका कोऑर्डिनेट तो 0 0 हो गया, इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, A, तो इसका मतलब डाइपोल मोमेंट कैसे जा रहा है, 0 0 और a को मिलाने वाली लाइन QA√2 अलॉन्ग द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ 0 0, और ये कौन सा ऑप्शन होगा, ए वाला ऑप्शन होगा। ठीक, फिर आगे चलिए चलते हैं, देखते हैं। देखिए इसमें क्या है, 1998 में आया था, लगाओ PYQ, एकदम पेपर आउट होने वाला है, मतलब पेपर आउट वहाँ से नहीं, यहाँ से ध्यान देना। तो पॉइंट Q लाई ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P, इफ द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द डाइपोल इज R, देन द इलेक्ट्रिक फील्ड एट Q इज द प्रोपोर्शनल टू। तो डाइपोल मोमेंट ये होगा P और R⁴, मतलब क्या हो जाएगा, इक्वेटोरियल पोजीशन है। ठीक है, इक्वेटोरियल पोजीशन है इस पे KP/R³, तो यही वाला है, डी वाला ऑप्शन होगा। कौन सा होगा, डी, 18 का डी। फिर आते हैं, हम देखते हैं क्या कहता है, अगली चीज़ क्या बता रहा है, डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो भैया, अगर कोई भी डाइपोल किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाएगा तो उस पर नेट फोर्स 0 होगा, और टॉर्क में और मे नॉट भी हो सकता है। जैसे किसी भी डाइपोल को किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर रखते हैं, किस में रखते हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो ये देखिए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख रहे हैं, ये देखिए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख रहे हैं, तो ये -q है और ये +q है, तो ये देखो उस पर फोर्स की दिशा क्या होगी, QV ऐसे होगी, और ये इधर की तरफ होगा QV। इसका मतलब इस पर नेट फोर्स क्या होगा, Fnet पक्का 0 होगा। लेकिन याद रखना, अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो नेट फोर्स 0 नहीं होगा, नेवर 0। और टॉर्क क्या होगा, τ यहाँ पे क्या होगा, PE sin θ। या देखिए इसका वेक्टर फॉर्म, τ क्या होगा, ये देखिए P× कितना हो जाएगा, E हो जाएगा। अगर θ = 0 डिग्री होता है तो टॉर्क याद रखना क्या होगा, 0। θ = 180 डिग्री होता है तो टॉर्क कितना होगा, 0। और θ 90 होता है तो टॉर्क क्या होगा, मैक्सिमम। ठीक है, यही सारी बातें आपको यहाँ पे समझाया है, सब कुछ इसी पेज पे दिया है। यहाँ देखिए कैसे क्या लग रहा है। ठीक है, सब कुछ यही बातों को क्या है, समझाया है, कुछ भी एक ऐसी चीज़ नहीं है, ठीक है, जो आप नहीं जानते हैं। अब आइए क्वेश्चन देखिए, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड एन एंगल ऑफ 30 डिग्री व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इतना,
एक्सपीरियंस टॉर्क कितना, द चार्ज ऑफ द डाइपोल। अब बताइए क्या देख रहे हैं, क्या क्वेश्चन आ रहा है, टाउ इक्वल टू पीई साइन थीटा। टाउ कितना है 4, पी कितना है क्यू, क्यू कितना है क्यू 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 पूछा है क्यू, और डिस्टेंस क्या है, दोनों चार्जों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, ये देखिए 2 सेंटीमीटर, यानी 2 × 10⁻²। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दिया है, ये देखिए 2 × 10⁵। साइन कितना दिया है, साइन 30। सब कुछ रख के सॉल्व कर लीजिए। 2 कट गया, इधर आ गया 2, यानी 2 मिली कूलम में आएगा। कितना आएगा, 2 मिली कूलम। ये देखिए बी वाला ऑप्शन आएगा, कौन सा, बी। 19 का क्या होगा, बी होगा। फिर देखिए यहाँ ये क्या 2001 का क्वेश्चन है, क्या पूछ रहा है, कुछ नहीं, वेक्टर फॉर्म टाउ इक्वल टू पी क्रॉस कितना ई, कुछ पूछा ही नहीं है। फिर देखिए अब क्या रहा, कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये बताइए सभी लोग जानते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी कितनी होती है, लैम्डा इक्वल टू Q/L होता है। अगर किसी रॉड का लैम्डा वेरी कर रहा है तो बोलो चार्ज कितना होगा, चार्ज Q इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ लैम्डा dl होगा। सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना होता है, सिग्मा इक्वल टू Q/A। मान लो कोई डिस्क है और डिस्क का क्या है, सिग्मा वेरी कर रहा है, तो Q निकालने का तरीका क्या होता है, सिग्मा वेरी कर रहा है 2πr dr होता है, ये ध्यान देना, ठीक है। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होता है, रो इक्वल टू चार्ज अपॉन कितना होता है, वॉल्यूम। मान लो कोई स्फीयर है और स्फीयर का रो वेरी कर रहा है, तो बोलो Q इक्वल टू कितना हो जाएगा, रो × 4πr² dr। ये देखिए रो × 4πr² dr। तो ये ध्यान देना, अगर मान लो कोई रॉड, जनरली जैसे रॉड, डिस्क और स्फीयर ही आता है, बाकी और भी चीज़ें आती हैं, कोन भी आती हैं, बहुत कुछ आती हैं, लेकिन हम क्यों फालतू जाएं, जो नीट में है वो उसी के चक्कर में पड़े। तो मान लीजिए अगर लैम्डा यल के अनुसार वेरी कर रहा तो चार्ज कितना होगा, इंटीग्रेशन ऑफ लैम्डा dl। अगर सिग्मा आर के अनुसार अगर वेरी करे तो, अगर नहीं वेरी करे तब तो यही चीज़ें होंगी, ये देखिए नहीं वेरी करे तब तो यही होगा। अगर सिग्मा चार्ज आर के अनुसार वेरी करे तो ये देखिए Q इक्वल टू सिग्मा 2πr dr। रो अगर आर के अनुसार वेरी करे तो Q निकालने के लिए रो × 4πr² dr। बाकी यहाँ देखिए यूनिट दिया है, सिग्मा का यूनिट कूलम पर मीटर स्क्वायर दिया है कि नहीं, तो कोई नई चीज़ नहीं है। अब वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के बारे में दिया है, देखिए यहाँ पे यूनिट दिया है, यूनिट रो इक्वल टू कूलम पर मीटर क्यूब, हो सकता है यही पूछ दे। लीनियर चार्ज डेंसिटी के बारे में दिया है, ये देखिए लीनियर चार्ज डेंसिटी का यहाँ पे दिया है कूलम पर मीटर, हो सकता है यही पूछ दे, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं, देखते हैं क्या है। फिर यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है, कब, अगर रो वेरी करे, तो अभी हमने बताया ना रो वेरी करे, तो देख लीजिए क्या बताया है, 1/4πε0। अगर स्फीयर है तो स्फीयर का क्यू कैसे निकालोगे, इंटीग्रेशन ऑफ रो 4πr² dr अपॉन कितना, r' का स्क्वायर। देखिएगा 4πr² एरिया है और dr क्या है, डिस्टेंस है, तो इनका प्रोडक्ट क्या होता है, वॉल्यूम होता है। क्या होता है इनका प्रोडक्ट, वॉल्यूम होता है। तो ये देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, क्या हो गया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, ठीक। फिर बाकी चीज़ें यहाँ पे आपका बताया ही है। अब आइए क्वेश्चन देखते हैं कैसे हैं। देखिए कितने आसान सिंपल क्वेश्चन आपके दिए गए हैं, उन क्वेश्चनों को देख लें भैया। एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ें, अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो भाई सारे क्वेश्चन इसके क्या हो जाएंगे, कर लिया जाएगा। और हम लोग देखिए अभी सारा एक चैप्टर अभी ख़त्म हो जाएगा, एक चैप्टर हम लोग अभी रिवाइज कर लेंगे, पूरा कंप्लीट कर लेंगे। क्या करा, स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर है, चार्ज इतना। What is the magnitude of electric field at point 15 centimeter from the center of sphere? What is the magnitude of electric field at point 15 centimeter from the, देखो कुछ देख रहे हो क्या क्वेश्चन है क्या हम बताएं इसमें, ठीक है। एक स्फेरिकल कंडक्टर है जिसका रेडियस 10 सेंटीमीटर है, कितना है 10 सेंटीमीटर। इसके सेंटर से 15 सेंटीमीटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, बताओ क्या है। अब देख लो जो एनसीईआरटी में लिखा है, हम लोग कितना क्लास में इधर उधर का पढ़ते हैं, खूब पढ़ते हैं कि ये आएगा, कुछ नहीं आएगा। आर कितना है 15, चार्ज दिया ही है 1/4πε0 दिया ही है, रखो आंसर आएगा, लगा लेना। फिर देखो क्या करा, थिन कंडक्टिंग रिंग ऑफ आर गिवन ए चार्ज प्लस क्यू, ठीक है। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर ऑफ रिंग ड्यू टू चार्ज ऑन द पेपर AKB इज E, AKB के कारण क्या है E। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ड्यू टू चार्ज, तो आप जानते हैं सर्कुलर रिंग के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, 0 होती है। तो ये बताइए सर्कुलर रिंग के सेंटर पे मतलब E नेट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो क्या है EAKB और प्लस E क्या बचा ACDB, ये सब कितना हो जाएगा 0। AKB के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दिया है, देखिए AKB के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या दिया है, वेक्टर फॉर्म में है, वेक्टर फॉर्म में। AKB के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है E
और ई ए सी डी बी के कारण आपको निकालना है। ठीक है, तो अब बताइए ई ए सी डी बी के कारण कितना हो जाएगा, माइनस ई हो जाएगा। तो माइनस ई का मतलब ओ किधर की तरफ लग रहा था, के से ओ लग रहा था, तो ये कैसे लगेगा, ओ से के लगेगा, यानी ई एलोंग ओ के, ई एलोंग ओ के लगेगा। 22 के बाद 23 देखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सेमी सर्कुलर रिंग के सेंटर पे मैंने आपको बताया था कि अगर पूरा प्लस चार्ज दिया गया है और इसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, तो इसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कई बार टेस्ट में दे दिया Q/2π² होता है। लेमडा क्या हो जाएगा, लेमडा इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेमडा देखिए Q/ कितना हो जाएगा, πr, या Q की जगह लेमडा πr रख देंगे, तो Q की जगह अगर लेमडा πr रखेंगे तो लेमडा अपॉन क्या आएगा, 2πε0r। ठीक है, तो 2πε0 ए, ये होगा 23 का सी वाला। फिर देखिए अब क्या आता है, गॉस लॉ। ठीक है, जैसे जैसे दिया है भैया उसका एग्जाम्पल देखते चलते हैं सारी चीज़ों को। रिवाइज गॉस लॉ क्या होता है भाई, तो गॉस लॉ क्या कहता है, किसी भी क्लोज सरफेस के अंदर, याद रखिएगा हमेशा याद रखना, क्लोज सरफेस के अंदर का ही चार्ज लेना है, क्लोज सरफेस के बाहर का चार्ज मत लेना। जैसे मान लो कोई भी क्लोज सरफेस है, इसके अंदर चार्ज Q1 है, माइनस Q2 है, Q3 है, ये बाहर चार्ज Q4 है, अरे बाहर चार्ज Q5 है, कोई मतलब नहीं। तो क्लोज सरफेस के अंदर का टोटल चार्ज, ये देखिए टोटल चार्ज, अलजेब्रिक सम Q1 माइनस Q2 प्लस Q3 अपॉन ε0। इसी को हम उस क्लोज सरफेस के थ्रू क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। क्लोज सरफेस के थ्रू क्या कहते हैं, याद रखिएगा बाहर का कोई चार्ज नहीं लेगा। अब यहाँ पे क्या होता है, ये देखिए यही जो फार्मूला है E.ds इक्वल टू क्या कहा जाता है, Q/ε0 कहा जाता है, इसी को Q नेट अपॉन ε0 कहा जाता है। तो एक बात याद रखिएगा, इसको हम लोग LHS कहते हैं, क्या कहते हैं, और इसको हम लोग RHS कहते हैं। तो LHS में देखो इलेक्ट्रिक फील्ड मेन होती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड याद रखना सारे चार्जों के कारण होती है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड Q1 के कारण भी होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड Q2 के कारण भी होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड Q3 के कारण होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड Q4 के कारण भी होता है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड सारे चार्जों के कारण होता है। लेकिन RHS में याद रखना Q नेट, RHS में याद रखना Q नोट जो होता है वह सिर्फ और सिर्फ अंदर के चार्जों के कारण होता है। किसके कारण होता है, सिर्फ और सिर्फ अंदर के चार्जों के कारण होता है। ध्यान देना, Q नेट जो होता है सिर्फ और सिर्फ अंदर के चार्जों के कारण होता है। ठीक, एक बात याद रखिएगा, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है शेप और साइज से इंडिपेंडेंट होता है। जैसे मान लो किसी चार्ज को हम यहाँ रखे हैं, तो ये बताओ फ्लक्स कितना होगा, अरे बोलो ना, फ्लक्स फाई इक्वल टू क्या होगा, Q/ε0। अब मान लो यह इतना बड़का गोला में रखे हैं, तो बड़का गोला में रखने से फ्लक्स बदल जाएगा का, हाँ नहीं बदलेगा। इसका साइज अगर हम डबल कर देंगे, ट्रिपल कर देंगे, तो याद रखिएगा फ्लक्स पे कोनो फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब भी फ्लक्स कितना रहेगा, Q/ε0। तो कान खोलकर सुन लीजिए, ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वह शेप और साइज से इंडिपेंडेंट होता है। ये जो गॉस थ्योरम होता है याद रखिएगा इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। किसको फॉलो करता है, यहाँ देखिए गॉस थ्योरम को ये डिराइव किया है, हमको डेरिवेशन की ज़रूरत नहीं है, हमने आपको बता दिया। ठीक, अब यहाँ पे देखिए इनकमिंग फ्लक्स को ये निगेटिव कहा जाता है, ये देखिए हमने बताया था, और आउटगोइंग फ्लक्स को क्या कहा जाता है, पॉजिटिव, ये भी हमने बता दिया। ठीक, जैसे किसी सिलेंडर में इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पास कर रही हैं, मान लीजिए सिलेंडर है, ये सिलेंडर है, ये फ्लक्स क्या है, φ1 है, ये फ्लक्स φ2 है, और एक कर्व सरफेस, 3 सरफेस होता है, तो इनसे इलेक्ट्रिक फील्ड को बताया है, φ1 φ2 φ3 को बताया है। कैसे बता रहा है, ये चीज़ यहाँ पे ध्यान दो। फिर उसके बाद गॉस लॉ ट्रू फॉर एनी क्लोज सरफेस, याद रखिएगा गॉस लॉ केवल क्लोज सरफेस के लिए ट्रू है। यहाँ लिखा है व्हाट इज शेप और साइज, मतलब नो मैटर व्हाट इज शेप एंड साइज। ठीक है, फिर लिखा है द टर्म Q ऑन द राइट साइड ऑफ गॉस लॉ इंक्लूड्स द सम ऑफ ऑल चार्ज, अभी समझाया ना। ठीक है, इनक्लोज बाई सरफेस द चार्ज में बी लोकेटेड एनीवेयर इनसाइड द सरफेस, मतलब चार्ज कहीं भी अंदर हो। याद रखिएगा Q सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, चार्ज पे डिपेंड करता है। और सिचुएशन व्हेन द सरफेस इज सो चूजन दैट देयर आर सम चेंज इनसाइड एंड सम आउटसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड ये देखिएगा ड्यू टू ऑल चार्ज बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड द टर्म Q ऑन द राइट साइड ऑफ गॉस लॉ हाउएवर रिप्रेजेंट ओनली द टोटल चार्ज इनसाइड, मतलब जो Q राइट साइड होता है वो सिर्फ और सिर्फ किसको रिप्रेजेंट करता है, चार्ज को। सब NCERT में दे दिया है। ठीक है, और फिर जो लेफ्ट साइड का E होता है वो सारे चार्जों के कारण होता है। ठीक है, ये देखिए गॉसियन सरफेस कैन पास थ्रू कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन।
ठीक। गॉस लॉ ऑफ एन यूजफुल टुवर्ड्स ए मच ईजियर कैलकुलेशन फॉर द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड व्हेन द सिस्टम हैज सम सिमेट्री, दिस इज फैसिलिटेटेड बाय द चॉइस ऑफ सुटेबल गॉसियन सरफेस। मतलब आपको क्या करना, अच्छा गॉसियन सरफेस लेना है, सिमेट्रिकल। फाइनली गॉस लॉ इज द बेस्ड ऑन द इनवर्स स्क्वायर। ये देखिए इनवर्स, ये भी पूछा जा सकता है, गॉस लॉ किस पे बेस्ड है, इनवर्स स्क्वायर लॉ पे। ठीक, इनवर्स स्क्वायर लॉ पे बेस्ड है। तो ये सब चीज़ें देखो, जो जो चीज़ें हैं ध्यान दो। अब आओ क्वेश्चन देखो क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन कहा जा रहा है कि ये देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इसमें एंटर कर रहा है। अब देखो बच्चों, ये 1.11 एग्जाम्पल है। यहाँ पे याद रखना इलेक्ट्रिक फील्ड अल्फा एक्स पे कैप है। ये देखो अल्फा एक्स पे कैप, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, अल्फा एक्स पे कैप है। ये देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड अल्फा एक्स पे कैप। इसका मतलब एक्स के अनुसार इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रही है, यानी ओरिजिन पे कितनी होगी, ओरिजिन पे 0, और यहाँ एक्स इक्वल टू ए है, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, E1 इक्वल टू अल्फा ए पे हाफ। और यहाँ क्या है, 2a है, मतलब ए यहाँ तक 2a, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, E2 इक्वल टू अल्फा 2a पे हाफ। क्यों बच्चा, ठीक। अब फ्लक्स भी क्या होगा, इनकमिंग फ्लक्स देख लीजिए, यहाँ इनकमिंग फ्लक्स कितना हो जाएगा, फाई इन। इनकमिंग फ्लक्स कितना होता है, बाकी तो 4 फेज से फ्लक्स इंडिपेंडेंट होगा, केवल फ्रंट और केवल इधर वाले पे डिपेंड करेगा। 4 से क्या होगा, फ्लक्स 0 होगा। अब क्या होगा, फाई इन माइनस ई डॉट ए का स्क्वायर। ई डॉट ए का स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, अल्फा ए पे 5/2। फाई आउट कितना हो जाएगा, ये देखिए फाई आउट कितना हो गया, ई डॉट ए का स्क्वायर। यहाँ पे ई क्या है, यहाँ पे देखिए क्या है, अल्फा रूट टू और ए पे कितना 5/2। ठीक है। अब बताओ टोटल फ्लक्स क्या हो जाएगा। टोटल फ्लक्स यहाँ पे जो हो जाएगा, फाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, टोटल फ्लक्स φ1 प्लस φ2, यानी टोटल फ्लक्स फाई इक्वल टू √2 - 1 अल्फा ए पे 5/2। अब देखिए अगर आपको फ्लक्स निकालना, सब कुछ दे दिया है। देखिए अल्फा की वैल्यू दी गई है कि नहीं, बोलिए ए की वैल्यू दी गई है कि नहीं, तो रख के सॉल्व करेंगे तो बताइए क्या फ्लक्स निकल जाएगा कि नहीं, एकदम निकल जाएगा, क्यों नहीं निकलेगा। और देखिए ये निकाला भी है, देखिए फ्लक्स। फिर उसके बाद पूछा है कि अगर उसके अंदर चार्ज क्यू हो तो चार्ज क्यू की वैल्यू क्या होगी। फिर पूछा है अगर उसके अंदर चार्ज क्यू हो तो चार्ज क्यू की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए फाई इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, Q/ε0। तो चार्ज क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखिए चार्ज क्यू इक्वल टू φε0। फाई तो पता ही कर लिया आपने, एप्सिलॉन पता ही कर दिया, अब यहाँ से वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, एन इलेक्ट्रिक फील्ड इन यूनिफॉर्म इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। देखिए ये एक सिलेंडर है, इस सिलेंडर से इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इसका ओरिजिन है, इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, 200 I कैप है, और इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड -200 क्या है, I कैप है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है, ये 10 सेंटीमीटर है और ये -10 सेंटीमीटर, ये 0 0 है। इसका मतलब सिलेंडर की लंबाई कितनी है, ठीक है 10। सिलेंडर का रेडियस कितना दिया है, 5। देखिए सिलेंडर का रेडियस कितना दिया है, 10 10 20 है। करा है कि व्हाट इज द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू ईच फ्लैट फेस। तो देखिए अब इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इसका भी एरिया वेक्टर इधर की तरफ होगा, तो याद रखना इसमें दोनों फ्लक्स पॉजिटिव होंगे, दोनों फ्लक्स क्या होंगे, ये देखिए ये आउटवर्ड फ्लक्स है, तो φ1 कितना हो जाएगा बताओ, E डॉट ए। φ2 को क्या हो जाएगा, इसका भी देखो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड देखो दोनों सेम डायरेक्शन में हैं, तो φ2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये देखो E डॉट ए। मल्टीप्लाई करते रहना भैया, E और A आपको पता ही है। तो ये हो गया व्हाट इज द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू ईच फ्लैट फेस हो गया। व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द साइड ऑफ सिलेंडर। साइड ऑफ सिलेंडर का मतलब कर्व सरफेस। तो कर्व सरफेस का मतलब भैया ध्यान दीजिएगा, कर्व सरफेस का मतलब ये देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, इसका एरिया नॉर्मल वेक्टर कैसे होगा, ये तो बोलो इनके बीच का एंगल कैसे हो जाएगा, 90 डिग्री। देखिए इनके बीच का एंगल क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। तो इसके थ्रू कितना फ्लक्स हो जाएगा, ये बताओ। इसके थ्रू जब एंगल 90 डिग्री है तो इसका मतलब इसके थ्रू फ्लक्स कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। व्हाट इज द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द सिलेंडर, क्या हो जाएगा, 0। ठीक है भाई। फिर क्या कह रहा है, व्हाट इज द नेट चार्ज इनसाइड द सिलेंडर। तो नेट चार्ज इनसाइड द सिलेंडर निकालने के लिए सबसे पहला काम नेट फ्लक्स निकालेंगे। तो नेट फ्लक्स कितना हो जाएगा, ये देखिए नेट फ्लक्स हो जाएगा 2EA, कितना 2EA। ठीक, इक्वल टू Q/ε0।
ई पता है, ए पता है, क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 एप्सिलॉन नॉट। और देखिए ये तीसरा वाला निकल जाएगा, सब कुछ निकल जाएगा, यहाँ पे आपका दिया भी है। पहला वाला आप देखिए दे दिया है प्रत्येक फेस का, दूसरा वाला देखिए 0 बोला है। थर्ड क्या कह रहा है, थर्ड देखिए यहाँ पे चार्ज को एप्सिलॉन नॉट फाई कर दिया है, एप्सिलॉन नॉट क्या कर दिया है, फाई निकाल के एप्सिलॉन से मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट आ रहा है व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू क्यूब ऑफ साइड ए इफ द पॉइंट चार्ज क्यू एट वन ऑफ इट्स कॉर्नर। चलो भैया, तो एक बात याद रखना, यहाँ पे क्या है, अगर पॉइंट चार्ज, ये देखो ये क्यूब है, क्यूब के किसी कॉर्नर पे, क्यूब के किसी कॉर्नर पे अगर चार्ज को रखा जाता है तो क्या होगा। तो बच्चों अगर क्यूब के किसी कॉर्नर पे चार्ज को रखा जाता है तो इसको क्लोज सरफेस बनाने के लिए 8 क्यूब की ज़रूरत होगी। मतलब एक बगल में रहेगा, एक पीछे रहेगा, एक पीछे रहेगा, 4 ऊपर रहेंगे। तो मेकिंग क्लोज्ड लूप 8 क्यूब रिक्वायर्ड, क्योंकि अभी हम लोगों ने पढ़ा ना सिमेट्रिक चाहिए, क्या चाहिए। अब ये बताइए फ्लक्स ड्यू टू 8 क्यूब, सारे क्यूब के कारण फ्लक्स कितना हो जाएगा, क्यू बाई कितना एप्सिलॉन नॉट। और हमको चाहिए क्या, 1 क्यूब के कारण चाहिए, तो 1 क्यूब के कारण कितना हो जाएगा भाई, फ्लक्स फाई इक्वल टू क्यू बाई कितना हो जाएगा 8 एप्सिलॉन नॉट। तो कौन सा ऑप्शन है, बी वाला, ठीक। फिर चलते हैं, क्या कर रहा है, चार्ज क्यू द इनक्लोज बाई गॉसियन स्फेरिकल सरफेस इफ द रेडियस इज डबल। देख रहे हो, नो मैटर, अभी क्या लिखा था, नो मैटर, ठीक है, मतलब नो कमेंट्स, नो मैटर इन साइज एंड रेडियस। तो देखिए इफ़ द रेडियस इज डबल देन द आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो रेडियस को जो मन करे वह करो, 4 गुना करो, कोई फर्क पड़ेगा, रिमेन द सेम। कौन सा होगा, रिमेन द सेम। सब देख रहे हो, जो एनसीईआरटी में लिखा है वही बना है, काहे भटक रहे हो। फिर क्या करा, हॉलो सिलेंडर हैज क्यू कूलम, ठीक है, क्यू कूलम, यहाँ पे देखिए क्यू कूलम है, इससे फ्लक्स फाई दिया है, करा कर्व सरफेस से फ्लक्स बताओ, तो क्या हो जाएगा, टोटल फ्लक्स ड्यू टू ऑल सरफेस इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अब ऑल सरफेस में क्या हो जाएगा, यहाँ देखना, यहाँ कर्व सरफेस से 0 नहीं होगा, क्यों, क्योंकि चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकलेगा, ये देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकलेगा और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकलेगा। और एरिया वेक्टर कैसे है, देख लो एरिया वेक्टर कैसे है, ये ध्यान दो, एरिया वेक्टर कैसे है, ठीक है। एरिया वेक्टर यहाँ पे, इसका एरिया वेक्टर इधर, इसका एरिया वेक्टर इधर, इसका एरिया वेक्टर इधर, तो याद रखना यहाँ 0 नहीं होगा। कर्व सरफेस से देखिए इलेक्ट्रिक वेक्टर और एरिया वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो फ्लक्स क्या हो जाएगा यहाँ पे, फ्लक्स ड्यू टू ऑल, 2 सर्कुलर सरफेस है, ये देखिए 2 सर्कुलर सरफेस है और 1 कर्व सरफेस है, कुल मिला के कितना हो गया, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। या ये फाई सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्या फाई, या ये देखिए क्या हो जाएगा 1/2 क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट माइनस कितना हो जाएगा फाई। तो कौन सा ऑप्शन है, क्यू बाई 1/2 क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट माइनस कितना हो गया फाई। फिर देखिए क्या करा, चार्ज क्यू द लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ क्यूब देन द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी फेस, ठीक है। तो अगर चार्ज क्यू को क्या है, याद रखिए सेंटर पे रखा गया है, कहाँ रखा गया है, सेंटर पे रखा गया, देखिए सेंटर पे। तो बताइए किसी भी फेस से मतलब पूरे क्यूब के कारण फ्लक्स कितना होगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। और इस क्यूब में कितने फेस हैं, 6 फेस, तो एक फेस के कारण क्या होगा, एक फेस के कारण कितना हो जाएगा, क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। तो क्या क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट किसी में आ रहा है, 4 पाई कट गया, इसमें आ रहा है, तो कौन सा ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन होगा। फिर देखिए आगे, चार्ज क्यू प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ देन द फ्लक्स ईच फेस, वो भी क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होगा, क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट, तो क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट कौन सा, ए वाला ऑप्शन हो जाएगा। फिर यहाँ देखते हैं, चार्ज क्यू एट द कॉर्नर ऑफ क्यूब द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू 6 फेस ऑफ क्यूब इज क्यू बाई 8 एप्सिलॉन नॉट, कॉर्नर पे रखा जाएगा तो कितना होगा, क्यू बाई 8 एप्सिलॉन नॉट। देख रहे हो, चार्ज क्यू द एट द कॉर्नर ऑफ क्यूब द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ऑल 6 फेस, एक क्यूब के कारण कितना होगा, क्यू बाई 8 एप्सिलॉन नॉट। देख रहे हो, वो भी वही क्वेश्चन क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। पॉइंट चार्ज क्यू प्लेस एट द सेंटर ऑफ क्यूब ऑफ साइडल द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इमर्जिंग फ्रॉम द क्यूब इज क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, कितना हो जाएगा, किसी भी क्लोज लूप में कितना चार्ज रखा है क्यू, तो बोलो फ्लक्स कितना हो जाएगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। अब आइए फिर नेक्स्ट क्या करते हैं, एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। अब देख लीजिए, जो एप्लीकेशन हो वही एप्लीकेशन पढ़िए, फर्जी वाला मत फार्मूला पढ़िए बहुत।
जितना दिया उतना पढ़ लीजिए, उतना आएगा। अभी देख लीजिए उतना ही पूछा जा रहा है, उससे ज़्यादा पूछा ही नहीं जा रहा है। तो एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम में देखिए क्या क्या दिया है। पहला चीज़ क्या दे रहा है, फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट लॉन्ग स्टेट यूनिफॉर्मली चार्ज वायर। देखिए तो किसी भी लाइन चार्ज के कारण, मैं यहाँ बना देता हूँ इसका मेन मतलब क्या है। ये मान लीजिए कोई भी लाइन चार्ज है, कोई भी लाइन चार्ज है, तो ये देखिए कोई भी लाइन चार्ज है, तो इसके कारण ये देखिए इस पर पूरा प्लस चार्ज फैला हुआ है। याद रखना इनफाइनाइट लाइन चार्ज, फाइनाइट वाइनाइट पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, साइड बुकों में बहुत दिया है, फाइनाइट है ये, कुछ नहीं पूछा जाएगा। वो सब जो इसमें दिया है इनफाइनाइट वही पूछा जाएगा और कुछ नहीं पूछा जाएगा। तो ये देखो इनफाइनाइट लाइन चार्ज, इससे आर डिस्टेंस पे यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ये देखो इससे आर डिस्टेंस पे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ होगा। कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड भैया, E इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। याद रखना यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे वेरी करता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। हो सकता है कि इसका ग्राफ भी पूछा जाए, E और R के बीच का ग्राफ कैसे बनेगा। ग्राफ तो सबका देखा करिए। देखिए पिछले साल डाइपोल का पूछा था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, हो सकता है इस साल इसी का पूछ दे। E इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो अगर इस पर प्लस चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड अवे होगा, और अगर इस पर माइनस चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड टूवर्ड्स इधर की तरफ होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ होगा। तो ये लाइन चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। यही सारी चीज़ें लिखा है, कुछ नहीं। इसको गॉस थ्योरम से डिराइव किया है, डेरिवेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए यहाँ फार्मूला लिख दिया है। इलेक्ट्रिक फील्ड और ये देखिए यूनिट नॉर्मल वेक्टर, सो दोनों सेम दिशा में होंगे, दोनों क्या होंगे, सेम दिशा में होंगे। ठीक है, बाकी कोई मतलब नहीं है, जो मेन चीज़ें हैं। फिर देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली प्लेन शीट। ये देखिए प्लेन शीट, मान लीजिए कोई प्लेन शीट है, इस तरह से प्लेन शीट है, इस पर सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा है, तो इसके कारण यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, सिग्मा अपॉन कितना 2 एप्सिलॉन नॉट। ध्यान देना सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। यही अगर माइनस चार्ज शीट है, ध्यान देना ये डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करती है, माइनस सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, इसकी तरफ E इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। याद रखना ये इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर पे 0 है। तो अगर कहीं E और R के बीच का ग्राफ पूछा जाए तो याद रखना E और R के बीच का ग्राफ कांस्टेंट ग्राफ आएगा। कैसा ग्राफ आएगा, कांस्टेंट ग्राफ आएगा। बाकी गॉस थ्योरम से डेरिवेशन है, कोई ज़रूरत नहीं डेरिवेशन की है। पॉजिटिव चार्ज शीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट अवे होता है, माइनस चार्ज शीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड टूवर्ड्स द शीट होता है। किधर होता है, टूवर्ड्स द शीट होता है। ठीक, ये देखिए इसको दिया भी है इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये बोल रहा है सिग्मा अपॉन कितना 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है ना। फिर अब देखिए क्या करा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल सेल। ठीक है, फील्ड आउटसाइड सरफेस पे और अंदर की तरफ क्या होगा, यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल सेल। अब देखिए यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल सेल, स्फेरिकल सेल का मतलब जिसके ऊपरी सरफेस पे चार्ज फैला हो। ये देखिए ऊपरी सरफेस पे चार्ज फैला हो। तो अब इसमें 3 केस होते हैं। पहला बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, अगर R ग्रेटर देन R है तो बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा। ये देखिए बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू कितना KQ बाई कितना R²। हाँ ध्यान देना, E इक्वल टू बाहर की तरफ E इक्वल टू KQ बाई कितना R²। उसको जरा सरफेस चार्ज डेंसिटी के केस में भी देख लेना। सरफेस चार्ज डेंसिटी, जैसे सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी के केस में भी देख लेना एक फार्मूले को। सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इक्वल टू क्या होता है, चार्ज अपॉन कितना 4 पाई R²। तो चार्ज की जगह उसको रख के फाइंड कर सकते हैं। सरफेस पे क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये देखिए सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना होता है, Q बाई क्या होता है R²। ये सरफेस पे। और इनसाइड क्या होता है, याद रखिएगा अंदर कोई चार्ज नहीं है तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, ठीक है 0 होता है। अंदर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। ग्राफ इसका कैसे मिलता है, ये देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड R लेस देन R, R ग्रेटर देन R। तो अंदर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ नहीं मिलेगा, E इन क्या होता है 0 होता है। और बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड ये देखिए रेक्टेंगुलर वेरिएशन होता है। कैसा होता है, रेक्टेंगुलर वेरिएशन होता है। ठीक है ना भाई। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी के केस में भी जान लेना, जैसे Q की वैल्यू यहाँ से रख सकते हो सिग्मा इंटू 4 पाई R²। Q की वैल्यू क्या रख सकते हो, सिग्मा इंटू 4 पाई R²। तो ये हो गया आपका इसके अंदर। अब इसी में जरा नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड दे लीजिए। वैसे एनसीईआरटी में एक एग्जांपल समझाया है, लेकिन हम जरा नॉन कंडक्टिंग स्फीयर का मतलब जिसके अंदर की तरफ चार्ज फैला हो। ये देखो ऐसे मान लो R रेडियस का है, तो इसमें भी क्या होता है, एक देखिए बाहर की तरफ R ग्रेटर देन R,
तो आर ग्रेटर देन आर कितना हो जाएगा, ई आउट बोलो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई कितना आर स्क्वायर। एक होता है सरफेस पे, सरफेस का मतलब आर इक्वल टू जहाँ क्या हो आर, वहाँ क्या होता है जरा सरफेस पे देखना, ई सरफेस पे क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई कितना आर स्क्वायर। और एक देखना आर लेस देन आर पे, तो यार लेस देन आर पे मतलब आर लेस देन आर है, तो वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, ई इन जो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू आर अपॉन कितना आर क्यूब। मतलब अंदर की तरफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वह स्मॉल आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, या इसी को लिखा जाता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। ये देखिए अंदर की तरफ होता है। वह सारी चीज़ें देख रहे हैं, आप लोगों को याद भी होगा, बस मिलाते जाइए करते जाइए, रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट ये हो जाएगा अंदर की तरफ। और सेंटर पे याद रखिएगा, सेंटर पे क्या आर जीरो, सेंटर पे आर जीरो, तो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, जीरो। ये चीज़ जरूर ध्यान दें, ठीक। तो अंदर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर होता है। तो जब इसका ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ देखिए इसका कैसे मिलेगा, ये देखिए इसका ग्राफ, अंदर की तरफ ये प्रोपोर्शनल ग्राफ होगा और बाहर की तरफ रेक्टेंगुलर ग्राफ होगा। ये आपका ई, और मतलब ग्राफ बना दे यहाँ पे ई है, ये देखिए आर लेस देन आर, आर ग्रेटर देन आर, तो अंदर की तरफ क्या होगा ऐसे और बाहर की तरफ ऐसे, ये ग्राफ बनेगा, ठीक है ना। तो ऐसा ग्राफ बन गया। अब चलते हैं देखते हैं एनसीईआरटी का अंतिम प्रश्न क्या है। 1.13 क्या करा है, अर्ली मॉडल फॉर एन एटम कंसिडर्ड इट टू हैव ए पॉजिटिवली चार्ज पॉइंट न्यूक्लियस ऑफ चार्ज Zi सराउंडेड बाय यूनिफॉर्म डेंसिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज अप टू रेडियस आर द एटम हैज होल इज न्यूट्रल। एटम क्या है, फॉर दिस मॉडल व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम द न्यूक्लियस। अब इसमें दो केस हैं, एक आपका इनसाइड आ सकता है, एक बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पूछा जा सकता है, ए पे भी बी पे। तो आप जानते हैं कि एटम जो होता है वह इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, मतलब उस पर कोई टोटल चार्ज नहीं होता है। तो न्यूक्लियस पे कितना चार्ज होगा, ये बच्चा बोलो न्यूक्लियस पे चार्ज कितना होगा। ये देखिए न्यूक्लियस पे चार्ज कितना होगा, न्यूक्लियस पे चार्ज होगा Ze प्लस ये कितना हो जाएगा, ये इस पे रो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है, रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब इंटू 0। क्यों भैया, एटम तो इलेक्ट्रिकली, क्योंकि क्या बोला है, एटम बोला है, तो जब एटम बोला है तो इसका मतलब न्यूक्लियस पे प्लस Ze चार्ज होगा। इस पे देखिए सराउंडिंग पे क्या हो जाएगा, रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब 0। या रो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये देखिए रो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, रो की वैल्यू देखिए, रो की वैल्यू हो जाएगी -3 Ze अपॉन 4 पाई आर क्यूब। रो नहीं रहेगा, हाँ रो की वैल्यू हो गई। तो इसका मतलब वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी निकल गया। अब मान लीजिए हमको इसके सेंटर से आर डिस्टेंस पे यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, तो इसका मतलब यहाँ गॉसियन सरफेस बनाएंगे। तो अगर मान लीजिए पहला केस हमको कहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, आर लेस देन आर, तो हम इतने पार्ट में क्या देखेंगे, स्मॉल आर रेडियस में, जो स्मॉल आर रेडियस है इतने में हम चार्ज देखेंगे। तो इतने में चार्ज कितना हो जाएगा, क्यू इक्वल टू, बोलिए कितना हो जाएगा, पहली चीज़ तो Ze चार्ज है ही, अब प्लस आर रेडियस में कितना होगा 4/3 पाई आर क्यूब इंटू कितना हो जाएगा रो। क्यों भैया, आखिरकार इतना सराउंडिंग में क्या होगा, रो भी तो होगा। तो ये हो जाएगा, रो की वैल्यू कितनी है देख लीजिए, क्यू इक्वल टू क्या है Ze माइनस रो की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4/3 पाई आर क्यूब, रो कितना हो जाएगा 3 Ze अपॉन 4 पाई आर क्यूब। चलिए भाई 4 पाई 3 कट गया। अब बोलिए क्या हो गया, Q इक्वल टू Ze, और ये देखिएगा माइनस है तो माइनस हो गया, माइनस ध्यान दीजिएगा Ze आर क्यूब अपॉन कितना हो गया आर क्यूब। इसका मतलब ये जो आर रेडियस में ये बाउंड है, इतने में आपने क्या कर लिया, चार्ज निकाल लिया। अब चार्ज निकाल लिया तो फिर अब इसके बाद क्या करोगे, इसके बाद अब गॉस थ्योरम लगा लो। मतलब इसके बाद आप क्या करिए, इसमें गॉस थ्योरम लगा लीजिए। मतलब गॉस थ्योरम लगाने का मतलब क्या, ये पूरा देखिए इस तरह से ये है और यहाँ से ये देखिए आर रेडियस में, ये देखो ये गॉस थ्योरम अप्लाई कर लीजिए। तो E डॉट 4 पाई आर स्क्वायर Q बाई एप्सिलॉन नॉट,
क्यू कितना निकाला है देख लीजिए, क्यू कितना निकाला है जेड डी माइनस जेड ई आर क्यूब अपॉन आर क्यूब। क्यों भाई, ये तो निकाला है, तो क्यूब को निकाला है जेड डी माइनस, ये देखिए ई डॉट 4 पाई आर स्क्वायर जेड ई 1 माइनस आर क्यूब अपॉन आर क्यूब अपॉन एप्सिलॉन नॉट। चलिए अब इसको इधर नीचे लेते आइए, नीचे लेते आएंगे तो क्या हो जाएगा, ई इन अंदर की तरफ है, ई इन अंदर की तरफ, ध्यान दीजिएगा, ई इन क्या हो जाएगा, जेड ई, बोलिए भैया, जेड ई अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बाई आर स्क्वायर और माइनस आर अपॉन कितना हो जाएगा, आर क्यूब। ये देखिए अंदर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया कि नहीं, ये इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। देखिए यहाँ पे डेरिवेशन भी हो गया गॉस थ्योरम से, कैसे, मतलब ई डॉट ए इक्वल टू चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और हमने कितने पार्ट में चार्ज निकाला, ये सबसे इसमें चार्ज निकाल दिया। अब एक चीज़ पूछा है, बाहर की तरफ कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ये देखो बाहर यहाँ पूछा है, तो ये बताइए एटम, ये देखा ध्यान देना, ये एटम बोल रहा है, तो एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, तो अगर आर ग्रेटर देन आर होता है, आर ग्रेटर देन क्या होता है, आर, तो ये एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, तो अगर सेंटर से आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जाता है तो सेंटर से आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, जीरो। कितना हो जाएगा, जीरो। के क्यू बाई आर स्क्वायर मत मारना, क्योंकि के क्यू बाई आर स्क्वायर कब होता है, चार्ज के केस में होता है, एटम के केस में नहीं होता है, वह कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के केस में होता है। एटम के केस में किसी भी सेंटर से बाहर की तरफ आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो। ठीक है, नहीं तो भाई देखते हो कितने एटम हम लोग के इर्द गिर्द तार फार वायर सब मेटल में चलते हैं, तो हमको कितना इलेक्ट्रिक फील्ड का झटका लगता, लेकिन किसी भी एटम के कारण देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो। ठीक है भाई, तो इस तरह से देखिए ये सारी बातें हमने आपको बता दी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपको बता दिया अंदर की तरफ, ये देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड हमने बाहर की तरफ बता दिया क्वेश्चन में। ठीक, अब एक काम और करना, इस पर क्वेश्चन देखना है, तो देख लीजिए क्वेश्चन कैसे क्या है, क्वेश्चन देख लिया जाए। एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम, 4-5 क्वेश्चन और हैं, कैसे हैं, करा हॉलो मेटल स्फीयर। अब देख रहे जो चीज़ है एकदम एनसीईआरटी में वही चीज़ पूछ रहा, कुछ ज़्यादा पूछ ही नहीं रहा, ताम झाम हम लोग इतना पढ़ते हैं, कुछ नहीं पूछ रहा है। हॉलो मेटल स्फीयर रेडियस आर यूनिफॉर्मली चार्ज्ड, द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फीयर एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर। तो अंदर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो, और बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ये देखिए जीरो एज आर इंक्रीज फ्रॉम आर लेस देन आर एंड इंक्रीज एज, नहीं ये नहीं होगा, एक मिनट देखते हैं इसमें कौन ऑप्शन होगा। मतलब अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो, कब, आर ग्रेटर देन आर लेस देन आर, और बाहर ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। आर ग्रेटर देन आर पे क्या होगा, ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, तो देख लो जीरो, हाँ ये वाला होगा सी, जीरो एज आर इंक्रीज फ्रॉम आर लेस देन आर। देखो अगर आर लेस देन आर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, और डिक्रीज एज आर इंक्रीज फ्रॉम आर ग्रेटर देन आर। ये देखिए अगर ये बढ़ रहा है तो ये देखिए डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है ना, तो इसका मतलब कौन सा होगा, सी, फार्मूले बेस्ड क्वेश्चन। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, टू पैरेलल इनफाइनाइट लाइन चार्ज विथ लीनियर चार्ज डेंसिटी प्लस लेमडा माइनस लेमडा। ये देखिए इस पे कितना है, प्लस लेमडा है, इस पे कितना है, ये देखिए माइनस लेमडा है। 2r इन स्पेस, ये देखिए ऐसे 2r स्पेस रखा गया है, यानी इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, r है, r लाइन चार्ज है। देख रहे हो, करा इलेक्ट्रिक फील्ड मिडवे बिटवीन। क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है यार, अब नहीं सेलेक्ट हो गए तब कब सेलेक्ट हो गए यार, बोलो कितना, प्लस लेमडा माइनस लेमडा, तो इसके कारण यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ कितना हो जा रहा है इधर की तरफ, E1 इक्वल टू लेमडा अपॉन क्या, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r। अब माइनस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा बताइए, माइनस कारण इधर की तरफ, इधर की तरफ, इधर की तरफ, तो माइनस कारण इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा बोलिए ना, E2 इक्वल टू लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r। अब बताइए दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में, यानी E इक्वल टू E1 प्लस E2, यानी लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, लेमडा अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट r, यानी क्या हो जाएगा, लेमडा अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट r। तो लेमडा अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट r कौन सा हो गया, डी वाला हो गया ना। ठीक, फिर इसके बाद देखते हैं, द इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस 3r/2 फ्रॉम सेंटर ऑफ चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर सेल इज रेडियस r इज e। ठीक, द इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस r/2 फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्फीयर, ये बताइए कंडक्टिंग स्फीयर है तो अंदर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो। देख रहे हो कितना आसान, कंडक्टिंग स्फीयर अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो। ठीक, फिर क्या करा, हॉलो इंसुलेटिंग कंडक्शन स्फीयर इज गिवन बाय पॉजिटिव चार्ज इतना, व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ स्फीयर इफ इट्स रेडियस 2 मीटर।
तो अंदर क्या होगा, किसी भी नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, 0। ठीक है, उससे ज़्यादा कुछ बन ही नहीं सकता है। ठीक है, ये मन करे तो पढ़ लीजिएगा, इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, समरी ज़रूर पढ़ लेना। समरी में इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्स डिटरमाइन द प्रॉपर्टी ऑफ एटम मॉलिक्यूल्स एंड बल्क मैटर, कूलम्स लॉ क्या है, ये देखो, ये सब समरी में पढ़ लेना बेटा। ये देखो, ये आपका इलेक्ट्रिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के लिए दिया है कितना, 10⁻39। ठीक है, समरी में जो दिया है जिसको ज़रूर पढ़ लेना। ये सब चीज़ें देखिए समरी में दी गई हैं, सब पढ़ लीजिएगा। डाइपोल के कारण, अब यही वाला इस साल पूछा गया था ना, यही एकदम देखो, यही वाला 2022 के नीट में पूछा गया था। तो जो जो समरी में चीज़ें दी गई हैं उसको ज़रूर पढ़ लेना। ये देखो, जो जो दिया है बेटा, इससे ज़्यादा कुछ पूछा ही नहीं है, देख लो। ठीक है, समरी में ज़रूर पढ़ लीजिएगा। डायमेंशन सबका देख लीजिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, डाइपोल मोमेंट का, चार्ज डेंसिटी का, सबका ये देखिए डायमेंशन दिया है, डायमेंशन ज़रूर देख लें। लास्ट में जो दिया है पॉइंट्स ऑफ पॉन्डर, इनको भी एक बार देख लें। ठीक है, याद करने के लिए सब कुछ क्या क्या है ज़रूर देख लें, देखिए। ठीक है, एनसीईआरटी लेके बैठिए, ठीक, हर चीज़ों को ध्यान दीजिए। ठीक है बच्चा, तो ये आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है। एक आपका पहला चैप्टर याद रखिए, मैंने रिवाइज कर दिया 3 लेक्चर में। जल्द ही दूसरे चैप्टर में भी हम लोग क्या है भिड़ेंगे और जल्द ही उसको भी ख़त्म कर लेंगे। बहुत तेज़ी से रिवीजन हो रहा है और जैसे जैसे बता रहे उन बातों को ध्यान दीजिए, वहीं से क्वेश्चन बनेगा। देखिए, कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0, अरे 4-5 बार खाली पूछा है बदल बदल के। तो अगर केवल एनसीईआरटी की बातों को ही ध्यान देंगे ना, इस तरह से अगर रिवाइज करेंगे तो आपको कहीं कोई समस्या नहीं होगी। थैंक यू बच्चों।